प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 121। वह सच में आया है। तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? देवांश चाहता तो सख्ती से मना कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से सोनिया उसके पीछे पड़ जाती, जिससे सबका ध्यान उस पर जाता और उसकी पर्दे के पीछे रहने की योजना खराब हो जाती। हालांकि उसके पास सोनिया को एक सेकंड में चुप कराने का तरीका भी था, लेकिन इस छोटी सी बात के लिए किसी पर प्रतिबंध लगाना कुछ ज्यादा ही हो जाता। चून की वैसे भी कोई सीट खाली नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि सोनिया के पीछे पीछे आगे की पंक्ति में जाना ही बेहतर है। वहां वह भीड़भाड़ से बचकर ज्यादा आराम और सुकून से बैठ सकेगा। जिसे वे आगे की पंक्ति कह रहे थे, वह असल में 20वीं पंक्ति के आसपास थी, लेकिन ऑडिटोरियम इतना विशाल था कि इसे भी आगे की पंक्ति ही माना जा सकता था। चून की कशिश ने इंतजाम किया था, इसलिए वहां वाकई एक खाली सीट थी। देवांश को बैठाने के बाद सोनिया जल्दी से स्टेज के पीछे वेटिंग रूम की ओर भागी। वह जल्द से जल्द कशिश को यह खुशखबरी देना चाहती थी। ऑडिटोरियम का बैक स्टेज किसी टीवी स्टूडियो के वेटिंग रूम जैसा था, जिसमें अलग अलग ड्रेसिंग रूम और लाउंज बने हुए थे। वहां काफी कमरे थे, इतने कि सभी कलाकारों को जगह मिल सके, जिससे पूरा बैक स्टेज बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित लग रहा था। हमेशा की तरह जिनका प्रदर्शन बाद में होना था, उनके ड्रेसिंग रूम और लाउंज उतने ही पीछे की तरफ थे। इसलिए सोनिया बैक स्टेज पहुंचने के बाद सीधे पीछे वाले ड्रेसिंग रूम की ओर गई। कशिश खन्ना नाम वाली लाकड़ी की तख्ती ढूंढी, दरवाजा खटखटाया और फिर उसे धक्का देकर खोल दिया। अंदर घुसते ही सोनिया ने कशिश को देखा, जो बेहद खूबसूरती से तैयार थी, एक मोटे डाउन जैकेट में लिपटी हुई और पूरी तरह से निराश लग रही थी। जब कशिश ने सोनिया को आते देखा तो उसने बस एक नज़र उसे देखा और फिर वापस अपने फ़ोन को घूरने लगी, जिसकी स्क्रीन काली पड़ चुकी थी। उसकी यह मासूम और उदास हालत देखकर सोनिया का दिल भी पसीज गया। क्या करें, कशिश की खूबसूरती ही इतनी कयामत थी कि क्या लड़के क्या लड़कियां सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। फ़ोन को घूरना बंद करो, वह तुम्हें कॉल नहीं करेगा, सोनिया ने समझाया। कशिश ने सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ, मैं बस सोच रही हूँ कि क्या मुझे उसे फिर से कॉल करना चाहिए। आखिरकार मेरे स्टेज पर जाने में अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। अगर वह आना चाहे तो उसके पास काफ़ी वक्त है, लेकिन मुझे डर है कि वह फिर से मेरा फ़ोन काट देगा। सोनिया, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? जब से देवांश ने पिछली बार उसका फ़ोन काटा था, कशिश पिछले कुछ दिनों से खुद पर ही शक करने लगी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर देवांश को मना भी करना था तो कम से कम कोई वजह तो देता, लेकिन उसने बस मैं व्यस्त हूँ कहकर उसे टाल दिया, ठीक पहले की तरह इतना रूखा। आखिरकार वह मुंबई यूनिवर्सिटी की निर्विवाद रूप से सबसे सुंदर लड़की थी। क्या उसकी नज़रों में उसका कोई आकर्षण नहीं था? सोनिया जवाब देने ही वाली थी कि कशिश ने उसे बीच में रोक दिया। सोनिया, तुम जाकर टीचर से क्यों नहीं कह देती कि मैं स्टेज पर नहीं जाना चाहती और मेरा परफॉर्मेंस कैंसिल कर दें? अरे क्यों? सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें पता है कि आज दर्शकों में एंटरटेनमेंट कंपनियों के कितने एजेंट बैठे हैं? वे सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। क्या तुम सिर्फ इसलिए अपना सुनहरा भविष्य छोड़ दोगी क्योंकि वह नहीं आया? कशिश, तुम ये कैसी बेवकूफ़ी कर रही हो? कशिश ने मायूसी से सिर हिलाया और कहा, अगर वह यहाँ नहीं है तो मेरे अच्छा परफॉर्म करने का क्या मतलब है? जाओ टीचर को बता दो मैं अकेला रहना चाहती हूँ। उफ, मैं तो तुमसे तंग आ चुकी हूँ। शुक्र है कि वह लड़का आ गया, वरना भारत एक भविष्य का सितारा खो देता।
ये देखकर कि कशिश मजाक नहीं कर रही है, सोनिया ने मजाक करना बंद किया और सच बता दिया। कशिश को पहले तो सोनिया की बात समझ नहीं आई, लेकिन कुछ पलों बाद उसे बात समझ आई। उसने उत्साह से पूछा, वह सच में आया है? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? मैं अभी उसे ऑडिटोरियम के गेट पर मिली और उसे उसी सीट पर बैठाया जो तुमने उसके लिए रिजर्व की थी। सच में? तुम खुद जाकर देख लो ना। क्या मैं ऐसी बात पर झूठ बोलूंगी? सोनिया ने चिढ़कर कहा। तो कशिश खड़ी हुई, अपनी स्कर्ट उठाई, डाउन जैकेट में लिपटी हुई और अपनी लंबी टांगों के साथ ड्रेसिंग रूम से बाहर भागी, दौड़ते हुए स्टेज के पर्दे के पीछे तक गई। उसने स्टेज के किनारे एक छोटी सी दरार से झांका, फिर उल्टी गिनती गिनी, 1, 2, 3, और जब उसकी नज़र 20वीं पंक्ति पर पहुंची तो उसने वाकई उस जाने पहचाने चेहरे को शांति से उसी सीट पर बैठे देखा जो उसने रिजर्व की थी। उसका शांत चेहरा पूरी दुनिया से अलग लग रहा था, जैसे कोई वैरागी सांसारिक मोह माया से दूर हो, अभिमानी और बेपरवाह। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि एक साधारण कुली उसे ऐसा महसूस क्यों कराता है जैसे वह सिर से पैर तक किसी दिव्य आभा से भरा हो। बस एक झलक के साथ कशिश ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई है और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वह सच में आया है, कशिश ने खुशी से खुद से कहा, फिर पर्दा गिराया और वापस ड्रेसिंग रूम की ओर दौड़ पड़ी। ड्रेसिंग रूम में वापस आकर कशिश तुरंत शीशे के सामने अपनी भौहें और मेकअप ठीक करने लगी। साथ ही पास खड़ी सोनिया से पूछा, जल्दी देखो तो कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, इसे ठीक करने में मेरी मदद करो। ये सुनकर सोनिया ने बस कशिश पर अपनी आंखें घुमाई। मेरी माँ, वह 20वीं पंक्ति में बैठा है। अगर उसके पास बाज की भी आंखें होती तो भी वह तुम्हारे चेहरे का मेकअप नहीं देख पाता। थोड़ा शांत हो जाओगी? नहीं, वह बहुत कम आता है, इसलिए मुझे उसे अपना सबसे बेहतरीन रूप दिखाना है। अगर तुम मेरी पक्की सहेली हो तो जल्दी से मुझे कुछ सलाह दो, कशिश ने उत्साह से कहा। सोनिया ने बेबसी से आह भरी और केवल उसके चेहरे के मेकअप को जांचने में मदद कर सकती थी। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दोनों लड़कियों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह मानकर कि यह कोई स्टाफ मेंबर होगा, और बस जवाब दिया, आ जाओ। हालांकि जब दरवाजा खटखटाने वाले ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आया तो उन्हें पछतावा हुआ। रणवीर गिल अंदर आया, लाल गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता थामे हुए, और उसने एक सज्जन की तरह कहा, कशिश, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। आज रात के तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए शुभकामनाएं। कशिश ने सिर हिलाया, विनम्रता से लेकिन रूखेपन से शुक्रिया कहा, फिर ड्रेसिंग रूम के एक तरफ इशारा किया, ये बताते हुए कि वह फूल वहां रख सकता है। वह खुद अपना मेकअप चेक करने के लिए वापस मुड़ गई। साफ तौर पर उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। रणवीर गिल पहले तो कई सेकंड तक सन रह गया, कशिश की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर। फिर उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, ये देखते हुए कि ड्रेसिंग रूम का एक हिस्सा पहले से ही तरह तरह के फूलों से अटा पड़ा था, जो जाहिर तौर पर कशिश के चाहने वालों ने भेजे थे। वह नाराज नहीं हुआ। अपना सबसे बड़ा गुलदस्ता सबसे प्रमुख जगह पर रखने के बाद उसने विदा ली और बाहर निकल गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने कशिश की बेहतरीन काया को देखा, जो डाउन जैकेट में लिपटे होने के बावजूद छिप नहीं सकती थी। उसका दिल मचल गया और उसके होठों पर एक मुस्कान खेल गई। क्या वह मेरे लिए अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने के लिए इतनी बारीकी से तैयार हो रही है? क्या उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया है कि परफॉर्मेंस के बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा? हाँ, वाकई आजकल किस्मत मुझ पर मेहरबान है। कशिश खन्ना, ये बर्फ जैसी ठंडी कमल, मुंबई यूनिवर्सिटी की सबसे चर्चित सुंदरी, आखिरकार मेरी होने वाली है। हाँ। अध्याय 122, अकेले दम पर पूरा समारोह संभालना। ऑडिटोरियम में देवांश की दिव्य दृष्टि रणवीर गिल पर टिकी हुई थी और उसे केंद्र मानकर वह जहां तक संभव हो फैल गई, भीड़ में छिपे बिन बुलाए मेहमान को खोजने की कोशिश कर रही थी। इसलिए जब से वह बैठा था उसने एक शब्द भी नहीं बोला था, जिससे उसके दोनों ओर बैठे छात्र उसके गंभीर व्यवहार से काफी घबराए हुए थे। इस प्रकार उनमें से एक ने पहल करते हुए उससे बात की, भाई तुम किस डिपार्टमेंट से हो? देवांश अपनी दिव्य दृष्टि का विस्तार करता रहा, लेकिन उसका जवाब सहज और स्वाभाविक था, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता। ओह, तो तुम दूसरे कॉलेज से हो? मुझे पता था, तुम थोड़े शांत लग रहे थे। कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के न्यू ईयर गाला की शोहरत सुनकर दूसरे कॉलेजों के बहुत से छात्र आते हैं। नर्वस मत हो, बस इसे अपना घर समझो। लड़के ने बहुत ही दोस्ताना अंदाज में बात की, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना परिचय दिया, चिंटू चड्ढा, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्लास ऑफ 20। और यह मेरे बगल में बैठा है जैन फजल, मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट, क्लास ऑफ 20। हम हाई स्कूल के क्लासमेट हैं। देवांश ठाकुर, जयपुर यूनिवर्सिटी, बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, देवांश ने कहा, दोनों छात्रों से विनम्रता से हाथ मिलाते हुए। ये देवांश की शेखी नहीं थी, वह वास्तव में जयपुर यूनिवर्सिटी के बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में रहा था, सिया का सहपाठी। अरे बाप रे, तुम जयपुर यूनिवर्सिटी से हो और तुम इतनी दूर हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी का न्यू ईयर गाला देखने आए हो? चिंटू चड्ढा ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा।
पूछने की जरूरत ही नहीं है, यह जरूर कैंपस की शान कशिश की बेमिसाल खूबसूरती देखने आया होगा, है ना? जैन फजल ने बगल से जोड़ा। दरअसल नहीं, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ, देवांश ने सच जवाब दिया, लेकिन दोनों ने साफ तौर पर उस पर विश्वास नहीं किया। मैं समझ गया, दूसरे कॉलेजों से आने वाले ज्यादातर छात्र यही कहते हैं कि वे किसी को ढूंढने आए हैं, जैन फजल ने कहा, तुरंत एक समझने वाले समझ गए वाली शरारती अभिव्यक्ति दिखाते हुए। ये देखकर देवांश को हंसी भी आ रही थी और रोना भी, इसलिए उसने सफाई देना बंद कर दिया। चिंटू चड्ढा ने अचानक पूछा, मैं कहता हूँ भाई, जब तुम इतनी दूर से आए हो तो तुमने इतने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं? क्या कोई नियम है कि गाला देखने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर आना चाहिए? देवांश ने पूछा, कुछ उलझन में। उस समय कशिश ने ऐसा कुछ तो नहीं बताया था, है ना? हालांकि दूसरी सोच पर उसे एहसास हुआ कि उसने कशिश को ये बताने का मौका ही नहीं दिया था, इसलिए उसने इस पर सोचना बंद कर दिया। ये सुनकर चिंटू चड्ढा ने ऑडिटोरियम की पहली कुछ पंक्तियों की ओर इशारा किया और समझाया, देख रहे हो, वहां बैठे लोग या तो कॉलेज के लीडर्स हैं या मुंबई की प्रभावशाली हस्तियां, जैसे सनराइज एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट संदीप गिल, हाबर रियल एस्टेट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष तनेजा और वह मुंबई की नई रईस-ए-जादी वंदना सावंत, सिंघानिया ग्रैंड होटल की जनरल मैनेजर, सब आमंत्रित हैं। अगर तुम ढंग के कपड़े पहनते तो शायद उन पर अच्छा प्रभाव डाल पाते और तब नौकरी पाना कितना आसान हो जाता। ये सुनकर देवांश आखिरकार इन छात्रों के दिलों की छोटी छोटी योजनाओं को समझ गया, आह भरते हुए कि समाज आजकल वास्तव में कितना प्रतिस्पर्धी हो गया है। उन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया था और वे पहले से ही नौकरियों के बारे में सोच रहे थे। जहां तक वंदना सावंत की बात है, देवांश की दिव्य दृष्टि ने उसे पहले ही स्कैन कर लिया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह मुंबई की नई रईस-ए-जादी बन जाएगी। ऐसा लगता था कि इंद्रलोक हॉल की पार्टी ने वास्तव में उसका रुतबा और पद बढ़ा दिया था, लेकिन जिस तरह से उसने पहले सिया की हर संभव देखभाल की थी, वह इसकी हकदार थी। जैन फजल ने भी इस समय जोड़ा, और दूसरी पंक्ति में बैठे उन लोगों को देख रहे हो, वे सभी महाराष्ट्र और यहाँ तक कि देश के विभिन्न हिस्सों की जानी मानी फिल्म और टीवी कंपनियों के एजेंट हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे यहाँ सितारों को खोजने आए हैं। हालांकि उनमें से लगभग सभी कशिश के लिए यहाँ हैं, लेकिन क्या पता अगर किसी की किस्मत चमक जाए और उनकी नज़र उस पर पड़ जाए। क्या यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने और सफलता की ऊंचाइयों को छूने जैसा नहीं होगा? तुम ही बताओ, क्या तुम्हें थोड़ा और सलीके से तैयार होकर नहीं आना चाहिए था? देवांश ने सिर हिलाया और ये देखकर कि ये दोनों नौजवान थोड़े दिलचस्प हैं, वह उनसे कुछ और शब्द कहे बिना नहीं रह सका, अन्यथा वह उन्हें भाव भी नहीं देता। इसलिए उसने सहमति जताई, तुम्हारी बातें वाकई बहुत गहरी हैं, बस इस बार मेरे पास समय नहीं था। अगली बार मैं निश्चित रूप से बेहतर कपड़े पहनूंगा। परिणामस्वरूप उन दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। बहुत देर हो गई। कशिश अगले साल ग्रेजुएट हो रही है और तब तक मुंबई यूनिवर्सिटी का न्यू ईयर गाला, जो पूरी तरह से कशिश पर निर्भर है, निश्चित रूप से इतना जीवंत नहीं रहेगा। क्या ये वाकई इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है? ये न्यू ईयर गाला अकेले उसके दम पर चल रहा है। देवांश को ऐसा कहते सुनकर वे दोनों स्पष्ट रूप से हैरान थे। तुम वाकई कशिश का परफॉर्मेंस देखने नहीं आए हो? देवांश ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, सच में नहीं। तब कोई आश्चर्य नहीं, वरना तुम कैसे नहीं जानते कि इस न्यू ईयर गाला के लिए कशिश का क्या महत्व है? चिंटू चड्ढा को अचानक एहसास हुआ। जैन फजल ने फिर समझाया, कशिश की पियानो स्किल्स देश में टॉप टियर मानी जाती हैं। जब वह बाहर परफॉर्म करती है तो उसकी अपीयरेंस फीस ही लाखों में होती है। कहा जाता है कि हर न्यू ईयर गाला में देश भर से कई नामी पियानो उस्ताद उसे ध्यान से सुनने आते हैं, जो उसकी पियानो स्किल्स की पहचान है। हमारे लिए उसकी पियानो परफॉर्मेंस मुफ्त में सुन पाना, समझो हमारी तो लॉटरी लग गई है। इस स्टैंडर्ड के साथ, इस लेवल के साथ, इसने हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के न्यू ईयर गाला को न जाने कितने लेवल ऊपर उठा दिया है। उन कैमरों को देख रहे हो, वे सभी अलग अलग टीवी स्टेशनों से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे पूरा गाला प्रोग्राम दिखा रहे हैं? क्या ये सिर्फ कशिश के पियानो सोलो का प्रसारण नहीं है? बाकी प्रोग्राम तो बस उसकी चमक का फायदा उठा रहे हैं। तो अब समझे इस गाला के लिए कशिश का क्या महत्व है। देवांश ने सिर हिलाया और कहा, मैंने वास्तव में पहले नहीं सोचा था कि वह इतनी लोकप्रिय है। बिल्कुल, चिंटू चड्ढा ने बहुत गर्व के साथ कहा, मैं शर्त लगा सकता हूं कि यहाँ गाला देखने आए सभी लड़के कशिश के लिए ही आए हैं। अरे तुम एक अपवाद हो। जैन फजल भी बोल पड़ा, इस बार ये आगे की पंक्ति की सीटें मिलना कितना दुर्लभ है। कितना अच्छा होता अगर मैं कशिश का ध्यान खींच पाता। अगर वह मुझे पसंद कर लेती तो क्या मैं सपने में भी हंसते हुए नहीं जागता। ओह बस कर यार, जब तक तेरे खानदान की पुश्तैनी कब्र से हरा धुआं न निकले नहीं, जब तक तेरे खानदान की पुश्तैनी कब्र में आग न लग जाए अभी भी काफी नहीं है। जब तक तेरे खानदान की पुश्तैनी कब्र बम की तरह फट न जाए, तब तक कशिश तुझ पर ध्यान नहीं देगी। चिंटू चड्ढा ने तंज कसा।
जैसा कि हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के दोस्तों से उम्मीद की जाती है, उनके मजाक पूरी तरह से बेलगाम थे। हालांकि देवांश चुपके से अपने परिवार की पुश्तैनी कब्र के लिए प्रार्थना कर रहा था। बच्चे मन के सच्चे पूर्वजों, कृपया फटना मत। गाला जल्दी ही शुरू हो गया। एंकर के परिचय के तहत एक के बाद एक एक्ट परफॉर्म किए गए, ठीक वैसे ही जैसे चिंटू और जैन ने कहा था। हालांकि इन एक्ट्स की गुणवत्ता अच्छी थी, लेकिन वे वास्तव में टीवी पर दिखाए जाने लायक नहीं थे। वे सचमुच कशिश की उपस्थिति का लाभ उठा रहे थे। और जैसे जैसे एक्ट्स क्रम से आगे बढ़े, देवांश की दिव्य दृष्टि ने रणवीर गिल की कुछ छोटी मोटी हरकतों को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि वह क्या करने वाला है, तो देवांश को ये कुछ हद तक मजेदार लगा और उसने उसके आत्मविश्वास की भी प्रशंसा की। इतने सारे लोगों के सामने क्या उसे सार्वजनिक रूप से अपना मजाक बनवाने का डर नहीं था। समय बीतता गया और हर कोई बेसब्री से इंतजार करता रहा। कुछ तो सीधे सो भी गए। ये तब तक नहीं था जब तक कि एक बिल्कुल काला पियानो स्टेज पर लुढ़काया नहीं गया कि पूरा वेन्यू तुरंत उत्साह में फट पड़ा। अध्याय 123। माफ करना, ये गाना तुम्हारे लिए नहीं था। ऑडिटोरियम पहले ही तालियों की गड़गड़ाहट और शोर से भर चुका था, एंकर के विस्तृत परिचय के बिना भी। ये स्पष्ट नहीं था कि इसे किसने शुरू किया, या शायद ये सभी के बीच एक अनकही समझ थी, लेकिन तालियां और शोर जल्दी ही एक एकीकृत नारे में बदल गए। कशिश खन्ना, कशिश खन्ना, कशिश खन्ना। एंकर द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के कई प्रयासों के बावजूद सब विफल रहे। बेचारी एंकर केवल अजीब तरह से मुस्कुराती हुई खड़ी रह सकती थी। फिर माइक का उपयोग करते हुए जोर से अगले एक्ट की घोषणा की। अगला, कृपया कशिश खन्ना द्वारा एक ओरिजिनल पियानो सोलो और वोकल परफॉर्मेंस का आनंद लें, यह मैं हूँ। दुर्भाग्य से ऑडिटोरियम में शोर इतना जबरदस्त था कि साउंड सिस्टम और माइक के साथ भी एंकर की आवाज पूरी तरह से दब गई। बस उसका मुंह खुलता और बंद होता देखा जा सकता था। उसके शब्द समझ से बाहर थे। आगे की पंक्ति में बैठे कॉलेज के लीडर्स इसके आदी लग रहे थे, लेकिन दूर दूर से आए विभिन्न एजेंट और सफल व्यवसायी सन रह गए। खासकर लावण्या, जो एक टॉप डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट कंपनी की एजेंट थी, बड़े पैमाने के फैन इवेंट्स की आदी होने के बावजूद इस दृश्य पर आश्चर्य से अपनी जीभ दबाने से नहीं रोक सकी। कशिश के वास्तव में बेमिसाल व्यक्तिगत करिश्मे पर अचरज करती हुई। ये तो केवल एक यूनिवर्सिटी में है, अगर वह किसी बड़े मंच पर होती तो क्या नजारा और भी। लावण्या ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता था कि उसने पहले ही विस्फोटक लोकप्रियता का अनुमान लगा लिया था। ऐसा लगता है कि इस बार मुंबई यूनिवर्सिटी आना सही फैसला था। मुझे चाहे जो हो जाए, कशिश को साइन करना ही होगा। लावण्या ने मन ही मन फैसला कर लिया। स्टेज पर उसकी नज़र और भी अधिक उत्सुक हो गई। सिर्फ वही नहीं, बल्कि कई अन्य कंपनियों के एजेंट भी इस दृश्य को देखकर यही विचार साझा कर रहे थे और कशिश को साइन करने के लिए दृढ़ थे। केवल सिनेस्टार इंटरनेशनल ग्रुप की गोल्ड मेडल एजेंट वैशाली वाही शांति से बैठी रही, यह महसूस करते हुए कि निर्णय लेने के लिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी। नारेबाजी के बीच स्टेज का पर्दा धीरे धीरे बंद हो गया, उस काले पियानो को छिपाते हुए जो पहले ही स्टेज पर ले जाया जा चुका था। पर्दा बंद होते ही 10,000 लोगों की क्षमता वाला विशाल ऑडिटोरियम शांत हो गया, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। आज का गाना एक नया गाना है जिसे मैंने पिछले कुछ दिनों में विशेष रूप से किसी के लिए लिखा है। वह भी आप लोगों के बीच बैठा है और मुझे उम्मीद है कि उसे यह पसंद आएगा। पर्दे के पीछे से कशिश की सुरीली आवाज बाहर आए और इसे सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम तुरंत गूंज उठा। हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य था। कशिश का क्या मतलब था? क्या वह सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार करने जा रही थी? लेकिन इससे पहले कि आवाज का विस्फोट पूरी तरह से फूट पाता, स्टेज से पियानो के एक सुर ने इसे पूरी तरह से दबा दिया और पूरा ऑडिटोरियम तुरंत सन्नाटे में लौट आया। टिंग टिंग। सन्नाटे में सुरीले पियानो के सुर एक बार फिर पर्दे के पीछे से बहे, जैसे गर्म मीठे पानी की बूंदें अचानक हर किसी के दिल में समा रही हों, जिससे वे तरोताजा और खुश महसूस कर रहे हों। और इस पहले सुर के बाद लगातार गूंजती हुई ध्वनियां आईं, जैसे विशाल ऑडिटोरियम में हल्के फूलों की पंखुड़ियां बिखर रही हों। सिर्फ प्रस्तावना ने ही सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था और जैसे ही एक काली पियानो की चाबी दबाई गई, कशिश की शांत अभिमानी आवाज बह निकली। टूटा हुआ, ठिठुरा हुआ, मैं अकेली उस कोने में बैठी हूँ। स्टेज का पर्दा खुला और पियानो के पास कशिश ने एक सफेद ड्रेस में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई, जिसने हर किसी की नजरों को कैद कर लिया। उसकी दर्द भरी आवाज ने पूरे मंच को वीरानी और दुख से भर दिया, जिससे हर कोई उदास महसूस करने लगा। तुमने कहा था तुम खुद हो, बस एक मुसाफिर, फिर भी मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। हर अकेला होशमंद पल, वह बेबसी है जो तुमने मुझे दी। तुमने कहा था कि वह तुम्हारा एकमात्र विकल्प था, फिर भी मैं तुम्हारे किए वादे को थामे हूँ। कशिश की वीरान और कोमल आवाज विशाल ऑडिटोरियम में गूंजती रही और दर्शकों में छात्र पहले ही आंसू बहाने लगे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किसने सीनियर कशिश को इतना गहरा चोट पहुंचाया है कि वह इतने गहरे दुख के साथ गा सकती है। केवल जैन फजल और चिंटू चड्ढा अपनी जगह पर जमे हुए थे, जैसे उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। चिंटू, तूने गौर नहीं किया?
कशिश जब भी अपना सिर उठाती है तो मेरी दिशा में देखती है। तू सही था, मेरी पुश्तैनी कब्र शायद सच में फट गई है। काफी देर बाद जैन फजल आखिरकार उत्साह से बोला, दफा हो जा, ये गाना साफ तौर पर कशिश की तरफ से मेरे लिए है। मैं बस कुछ दिन पहले उसके पास से गुजरा था, वह अब भी मेरे बारे में सोच रही होगी, इसीलिए उसने ये गाना मेरे लिए लिखा है। हवा और बर्फ लगातार गिर रहे हैं। मैं भूल गई हूँ कि मैं भी बहुत दुखी हूँ, और भूल गई हूँ कि अकेला होना बहुत तन्हा हो सकता है। प्यार उस गुजरते हुए धूमकेतु जैसा है जो सिर्फ एक टूटा फूटा सुराग छोड़ जाता है। शाम के कितनी देर बाद मैं तुम्हारा सपना देख सकती हूँ। मैं नहीं समझती क्यों, जो पीछे छूट गया वह मैं हूँ। जैसे ही आखिरी सुर गिरा, पियानो सोलो खत्म हो गया। ऑडिटोरियम में मौजूद हर कोई, जिसमें कॉलेज के लीडर्स, करोड़ों के मालिक, बिजनेस टाइकून्स और विभिन्न एंटरटेनमेंट कंपनियों के एजेंट शामिल थे, सभी तालियां बजाने और चीयर्स करने के लिए खड़े हो गए। वैशाली वाही, जिसने पहले कशिश के प्रति देखो और इंतजार करो वाला रवैया अपनाया था, अब इतनी उत्साहित थी कि वह चाहती थी कि वह तुरंत स्टेज पर दौड़ जाए और कशिश के साथ एक टॉप टियर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और कशिश खन्ना का नारा एक बार फिर ऑडिटोरियम में गूंज उठा, तालियों के साथ, जो काफी देर तक चलता रहा। ये तब तक नहीं था जब तक एंकर स्टेज पर नहीं गई और माइक कशिश को नहीं सौंपा कि दर्शकों ने अपना शोर बंद किया और अनिच्छा से बैठ गए। सीनियर कशिश, आपका गाना यह मैं हूँ बस बहुत सुंदर है। मैंने अभी दर्शकों में बहुत से लोगों को रोते हुए देखा और बेशक मैं भी लगभग रो ही पड़ी थी। मेरी आंखें अभी भी लाल हैं, एंकर ने तारीफ की। शुक्रिया। तो सीनियर कशिश, मैंने अभी आपको ये कहते हुए सुना कि यह गाना यह मैं हूँ पिछले कुछ दिनों में विशेष रूप से किसी के लिए तैयार किया गया था, क्या ये सही है? एंकर ने पूछताछ भरे अंदाज में पूछा। तुरंत सभी का ध्यान खींचा, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी ध्यान से सुना, क्योंकि वह भी देखना चाहते थे कि कौन कशिश का दिल जीत सकता है। हाँ, कशिश ने खुले तौर पर स्वीकार किया। सीनियर, क्या आप इस गाने का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कर रही हैं? क्या आप उसे प्रपोज कर रही हैं? कशिश ने सिर हिलाया, फिर देवांश की दिशा में देखा और कोमलता और प्यार से कहा, हाँ। जैसे ही उसने ये कहा, ऑडिटोरियम तुरंत पागलपन में बदल गया, जिसमें तरह तरह की उत्साहित चीखें उठने और गिरने लगीं। चिंटू चड्ढा और जैन फजल और भी अधिक उत्साहित थे। हर कोई देवांश की बांह पकड़कर पागलों की तरह चिल्ला रहा था, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं ही होऊंगा। मैंने सुना है सीनियर कशिश ने अभी कहा कि वह व्यक्ति आज यहाँ मौजूद है। तो मैं पूछना चाहूंगी सीनियर, क्या आपके लिए उसका नाम बताना सुविधाजनक होगा, ताकि हम भी उस किस्मत के धनी को जान सकें जिसने हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी की शान का दिल जीत लिया है। जैसे ही एंकर ने बोलना खत्म किया, पूरे दर्शक तुरंत हूटिंग करने लगे, उस व्यक्ति के खड़े होने की मांग करने लगे, चाहे जिज्ञासा से हो या वास्तविक गुस्से से। जैसे ही कशिश ने माइक उठाया, बोलने की तैयारी कर रही थी, धड़ाम 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 की कई दबी हुई आवाजें आईं और भव्य ऑडिटोरियम की सभी लाइटें अचानक बुझ गईं। जैसे ही सब घबराहट में थे, स्टेज पर एक स्पॉटलाइट अचानक चटाक के साथ जल उठी, अपनी सफेद ड्रेस में कशिश को पूरी तरह से रोशन करती हुई। अंधेरे इंटीरियर में केवल प्रकाश का वह एक बिंदु बचा था। इस पल कशिश एक अंधेरे जंगल से निकलती हुई परी जैसी लग रही थी, सांस रोक देने वाली सुंदर। यहाँ तक कि एजेंट, जो मशहूर हस्तियों को देखने के आदी थे, अब सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, कशिश की खूबसूरती से हैरान। सब लोग ऊपर देखो। अंधेरे में कोई चिल्लाया और सबने ऊपर देखा तो पाया कि ऑडिटोरियम के ठीक ऊपर छत के नीचे एक और स्पॉटलाइट जल रही है, जो एक सफेद सूट पहने नौजवान पर चमक रही थी। नौजवान को एक जिपलाइन को पकड़े हुए देखा गया, जिसे किसी अज्ञात बिंदु पर स्थापित किया गया था। एक हाथ से और दूसरे हाथ से ईर्ष्या करने योग्य गुलाबों का एक गुलदस्ता थामे हुए, दूर से स्टेज की ओर एक स्थिर गति से ग्लाइड करता हुआ, जैसे कोई राजकुमार स्वर्ग से उतर रहा हो। ये रणवीर गिल है। वाह, ये कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं है? रणवीर पिछले 4 साल से सीनियर कशिश के पीछे पड़ा है, तो क्या इस बार बात बन गई है? क्या तुम जलन के मारे रो नहीं रही हो? अगर किसी ने मेरे लिए सबके सामने ऐसा किया होता तो मैं उसी वक्त उससे शादी कर लेती। जल्द ही गुलाब थामे रणवीर स्टेज के केंद्र में ग्लाइड करके पहुंचा। 2 स्पॉटलाइट्स की रोशनी में रणवीर ने सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार किया। कशिश, मेरे लिए ये गाना लिखने के लिए शुक्रिया। ये बहुत सुंदर है और मुझे ये बहुत पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। गुलाबों का ये गुलदस्ता और यह सोने में जड़ा जैद हार विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी ये पसंद आएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, ऑडिटोरियम तुरंत तालियों और हूटिंग से गूंज उठा। जल्द ही ये शोर कुछ जानबूझकर किए गए व्यक्तियों के नेतृत्व में एक एकीकृत नारे में बदल गया, हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो। रणवीर ने अपने सामने सांस रोक देने वाली सुंदर कशिश को देखा। उसका दिल उत्साह से भरा था और उसका शरीर भी उतना ही उत्तेजित था। उसे विश्वास था कि कशिश उसे निश्चित रूप से स्वीकार कर लेगी, अन्यथा वह उसके लिए ये गाना नहीं लिखती।
जब तक कशिश उसके लिए सहमत होती, उसे भरोसा था कि वह इस न्यू ईयर की शाम कशिश का पहला अनुभव अपने नाम कर सकता है। हालांकि कशिश के घबराए हुए चेहरे ने उसे आभास दिया कि कुछ गड़बड़ है। माफ करना, ये गाना तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया था। गुलाब और हार के लिए शुक्रिया, वे दोनों बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे वे पसंद नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुझे तुम पसंद नहीं हो। कशिश के बोलने के बाद उसने अपनी सफ़ेद ड्रेस का कोना उठाया और दाहिनी ओर से स्टेज से नीचे भाग गई, दर्शकों की 20वीं पंक्ति में एक विशेष सीट की ओर जल्दी करते हुए। अध्याय 124, इसलिए सोचना भी मत। ऑडिटोरियम में हर कोई सन रह गया। रणवीर गिल, क्या उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया? और इतने सारे लोगों के सामने? ये तो मौके पर ही नाक कटने वाली बात थी। इसके बाद वह मुंबई यूनिवर्सिटी में अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? दूर से दर्शक रणवीर की शर्मिंदगी और दुर्दशा को महसूस कर सकते थे। रणवीर ने खुद उम्मीद नहीं की थी कि उसकी इतनी मेहनत से तैयार की गई लव स्टोरी का अंत ऐसा होगा। क्या वे नहीं कहते थे कि चोट खाने के बाद महिलाएं सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं? कुछ दिन पहले सिंघानिया ग्रैंड होटल में कशिश को देवांश उस कुली से गहरा दुख पहुंचा होगा। यह उसके लिए उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का सही समय था। इस विशेष अवसर, विशेष समय और उसकी बारीकी से डिजाइन की गई एंट्री के साथ तार्किक रूप से कोई भी लड़की मना नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, हाल ही में उस पर आसमान वाले की भी कृपा थी। हर नजरिए से कशिश को उसके प्यार के इजहार को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन उसने इतना रूखा इनकार क्यों किया? उसने उसे अच्छा दोस्त वाला कार्ड भी नहीं दिया, बस सीधे मना कर दिया। और इतने सारे लोगों के सामने उसने उसकी इज्जत या भावनाओं का बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। सब कुछ इतना बेरहम बना दिया, जैसे उसे डर था कि दूसरे गलतफहमी न पाल लें। कशिश के स्टेज से भागने के बाद हूटिंग और मजाक की एक लहर तुरंत फूट पड़ी, जिससे पहले से ही अजीब और शर्मिंदा रणवीर में गुस्से का ज्वार उठ खड़ा हुआ। उसकी गर्दन की नसें साफ दिखाई दे रही थीं। हालांकि इस समय सभी का ध्यान कशिश पर केंद्रित था और यहाँ तक कि दोनों स्पॉटलाइट्स भी उसका पीछा कर रही थीं, इसलिए किसी ने रणवीर की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। कशिश की आकृति को देखते हुए हर कोई एक ही सवाल पर विचार कर रहा था। वह व्यक्ति आखिर कौन था जिसके लिए कैंपस की शान कशिश ने गाना लिखा? जब देवांश ने कशिश को स्टेज से भागते देखा तो उसे बुरा आभास हुआ। वह सुर्खियों में नहीं आना चाहता था, खासकर इस तरह की स्थिति में, इसलिए उसका पहला विचार जल्दी से निकलने का था। लेकिन उसके दोनों हाथ उसके बाएं और दाएं बैठे दो महान देवताओं द्वारा काफी पहले से ही मजबूती से पकड़े हुए थे। खासकर कशिश के स्टेज से भागने के बाद वे और भी अधिक उत्साहित हो गए, कूदते और चिल्लाते हुए। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे उनकी पुश्तैनी कब्र सच में फट गई हो। देवांश ने कई बार छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह जा नहीं पा रहा था। बेशक ये तब था जब देवांश अपनी ताकत नहीं लगा रहा था, वरना उसे कौन रोक सकता था? कशिश को करीब और करीब आते देख देवांश ने बस संघर्ष करना बंद कर दिया। भागने के बजाय चीजों को एक बार और हमेशा के लिए स्पष्ट करना और उसे अपने विचारों को छोड़ने देना बेहतर था। मन बना लेने के बाद देवांश स्थिर बैठा रहा, उन दो बेवकूफों को अपने कान में बकबक करने दिया। भाई देवांश, देख रहे हो, कशिश वाकई इस तरफ आ रही लगती है। अरे बाप रे, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे लगता है कि उसकी नज़र इसी तरफ टिकी है। वह सच में मुझे प्रपोज करने तो नहीं आ रही होगी, है ना? ओह बस कर, कशिश अंधी नहीं है, वह तुझे कैसे पसंद कर सकती है? कशिश अंधी नहीं है, लेकिन वह बेवकूफ़ भी नहीं है, और यह और भी कम संभावना है कि वह तुझे पसंद करेगी। ... उनकी तरह तरह की ख्याली पुलाव, अंदाजे और बहस सुनकर देवांश अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने कहा, क्या कोई संभावना है कि वह मुझे ढूंढ रही हो? चिंटू चड्ढा और जैन फजल ने यह सुना, एक पल के लिए चुप हो गए और फिर अपनी बंदूकें बाहर की ओर मोड़ दी। दोनों ने तिरस्कार के भाव दिखाए। भाई, हम बहस करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। हम दोनों अपने दिलों में जानते हैं कि कशिश हमें पसंद नहीं कर सकती। जहाँ तक तुम्हारी बात है, ऐसा नहीं है कि हम मतलबी हैं, लेकिन वह आखिर एक कैंपस ब्यूटी है और उसका स्टैंडर्ड कम नहीं है। वरना उसने रणवीर गिल जैसे अमीरजादे को भी क्यों पसंद नहीं किया होगा? तुम्हारे लिए इस तरह के कपड़े पहनना और यह उम्मीद करना कि वह पहली नज़र में तुम पर फिदा हो जाएगी, ये वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, कशिश 20वीं पंक्ति में रुक गई। 20वीं पंक्ति में बैठे छात्र सब सन रह गए, उत्साह और उम्मीद के साथ उठते हुए, कल्पना करते हुए कि क्या उनके साथ इतनी अच्छी चीज़ संभव हो सकती है। हालांकि उन्होंने उत्सुकता से देखा कि कशिश की लंबी ड्रेस बस उनके पास से गुजर गई। फिर सबकी नज़रों के नीचे वो उम्मीद से भरे जैन फजल के पास से गुजरी, सीधे देवांश के सामने चली गई, उसे देखा और फिर अचानक अपना सिर नीचे कर लिया, शर्म से लाल होते हुए। कोई भी बता सकता था कि कशिश का गाना उस व्यक्ति के लिए लिखा गया था, लेकिन स्पॉटलाइट के नीचे वे पहचान नहीं पाए कि वह व्यक्ति कौन था। ये छात्र किस डिपार्टमेंट से है? उसने बिना किसी शोर के कशिश को कैसे जीत लिया?
वह निश्चित रूप से हैंडसम है, लेकिन उसके कपड़े कुछ ज़्यादा ही साधारण हैं, है ना? क्या यह इस साल का नया ट्रेंडी स्टाइल है? सच कहूँ तो रणवीर गिल से थोड़ा ज़्यादा हैंडसम होने के अलावा मुझे वास्तव में नहीं दिखता कि वह कितना खास है। ऑडिटोरियम में हर कोई बात कर रहा था। सभी दिशाओं से तरह तरह की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। इन आवाज़ों को सुनकर जैन फजल और चिंटू चड्ढा पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्होंने कशिश को देखा, जो इतनी करीब थी, ऐसा महसूस करते हुए जैसे ये सब एक सपना हो। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस बंदे की बातें सच होंगी। कशिश सच में उसे ढूंढ रही थी, लेकिन क्यों? हाँ, क्यों? स्टेज पर खड़े रणवीर गिल को भी इस समय यही ख्याल आया। हालांकि वह दूर था, उसने एक नज़र में देवांश को पहचान लिया। उसने मूल रूप से सोचा था कि सिंघानिया ग्रैंड होटल की घटना के बाद रिया कपूर के साथ देवांश का रिश्ता कशिश को गहरा दुख पहुंचाएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह न केवल पीछे नहीं हटी बल्कि उसके लिए एक गाना भी लिखा। अगर यह कोई और होता तो समझ में आता, लेकिन वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से बस एक कुली था। बिना चेहरे पर मारे किसी को पीटना, बिना दिल को छेदे किसी को मारना। रणवीर को लगा कि उसके चेहरे पर तमाचा भी मारा गया है और उसका दिल भी छलनी कर दिया गया है। लानत है, वह गाना मेरा होना चाहिए था। एक कुली उसके लायक कैसे हो सकता है? रणवीर ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसके नाखून उसके मांस में धंस गए, गहरा लाल खून निकल आया, लेकिन वह पूरी तरह से बेखबर था। इस पल शर्मीली कशिश ने आखिरकार अपनी हिम्मत जुटाई, अपना सिर उठाया, कोमल आंखों से देवांश को देखा, अपने लाल होंठ खोले और धीरे से कहा, देवांश, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बसंत और पतझड़ के आने की तरह, फूलों के खिलने की तरह। क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा ऑडिटोरियम फिर से फट पड़ा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि देवांश ने कशिश को जीतने के लिए कुछ हथकंडे अपनाए थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कैंपस की शान खुद इस बंदे के पीछे होगी। क्या हो रहा था? क्या हैंडसम होने का मतलब ये था कि आप जो चाहे कर सकते हैं? हालांकि जिस बात ने उन्हें और भी अधिक निराश और क्रोधित किया वह ये थी कि उन्होंने देवांश को स्पॉटलाइट के नीचे स्पष्ट रूप से अपना सिर हिलाते और फिर कशिश को अस्वीकार करते देखा। माफ करना, मेरे पास बीवी और बच्चे हैं। मैं उन्हें खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए सोचना भी मत। बोलने के बाद देवांश ने चिंटू चड्ढा की ओर देखा, जिसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और रास्ता बना दिया। ये देखकर दूसरे अपनी कुर्सियों से चिपके रहे, गलियारे को साफ करने की पूरी कोशिश करते हुए। देवांश शान से मुड़ा और चला गया, अंधेरे ऑडिटोरियम में गायब हो गया। इस पल ऑडिटोरियम में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे केवल 2 मिनट के भीतर 2 खारिज किए गए प्रपोजल देखेंगे। जो और भी अप्रत्याशित था वह ये कि कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की का प्रपोजल भी खारिज कर दिया गया। बीवी और बच्चे होने में क्या गलत है? वह कशिश खन्ना थी, भविष्य की टॉप स्टार। उसके सामने बीवी और बच्चों की क्या बिसात? उसके द्वारा तुम्हें पसंद किया जाना, ये तुम्हारी पुश्तैनी कब्र फटने से मिला आशीर्वाद था और तुमने वास्तव में मना करने की हिम्मत की। अगर मैं होता तो मैंने बहुत पहले अपनी बीवी और बच्चों को लात मार दी होती और पूरी तरह से कशिश का गुलाम बन जाता। थू, एक एहसान फरामोश कुत्ता। सबसे ज्यादा हैरान वंदना सावंत थी, जो आगे की पंक्ति में बैठी थी। जब कशिश ने बजाना शुरू किया तो उसने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला। कशिश के शानदार पियानो सोलो को बाद में अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए कैद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने फिल्म बनाई, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी गपशप पर ठोकर खाएगी जिसे वह जानती थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि अगर देवांश कशिश के प्रपोजल को स्वीकार करने की हिम्मत करता है तो वह तुरंत वीडियो सिया को भेज देगी, जिससे वह देवांश के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ ले। वैसे भी घर पहले से ही उसका था और रिया कपूर शामिल नहीं होगी, इसलिए यह उसके काम को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन उसने जो कभी उम्मीद नहीं की थी वह ये कि इतनी शानदार और असीमित क्षमता वाली कशिश का सामना करते हुए देवांश ने वास्तव में 4 शब्दों के साथ जवाब दिया, सोचना भी मत। देवांश के निर्णायक इनकार ने उसे सीधे सन कर दिया। उसने अपना फोन नीचे रखा, उस झटके से उबरने में असमर्थ जो उसने अभी अभी काफी देर तक अनुभव किया था। ये तब तक नहीं था जब तक ऑडिटोरियम में एक कान फोड़ देने वाला शोर नहीं उठा कि वह एक धुंध में जागी। फिर अपने फोन पर वीडियो देखा, इस पर बार बार सोचा और आखिरकार सिया के व्हाट्सएप पर क्लिक किया और वीडियो भेज दिया। अध्याय 125, तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो। शोरगुल वाले ऑडिटोरियम में किसी ने भी कशिश को एक शादीशुदा आदमी में दिलचस्पी लेने के लिए दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय उन्होंने एक स्वर में देवांश की निंदा की, उस पर परिवार होने के बावजूद बाहर आकर कॉलेज की लड़कियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उसके इरादे वाकई नीच थे। कशिश के कुछ चाहने वालों ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो वह तेजी से भाग गया, वरना वे उसे और उसके भाइयों को मौके पर ही इतना पीटते कि वे अपना ख्याल भी न रख पाते। तभी कशिश, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, धीरे धीरे होश में आई। वह अंधेरे की ओर चिल्लाई जहाँ देवांश गायब हो गया था, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम और रिया,
तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहने के बाद कशिश एक कुर्सी पर बैठ गई, अपना चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी, दबी आवाज में बड़बड़ाती हुई, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो पसंद नहीं करते। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? उसने तुमसे झूठ नहीं बोला, उसके सच में बीवी और बच्चे हैं। रणवीर गिल किसी समय कशिश के बगल में प्रकट हो गया था। कशिश को देवांश द्वारा रिजेक्ट होते देखने के बाद वह अब फिर से आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। वह सार्वजनिक रूप से ठुकराए जाने के दर्द को किसी और से बेहतर समझता था। उसका मानना था कि कशिश इस पल वही शर्म और अपमान महसूस कर रही होगी जो उसने पहले महसूस किया था और उसे सांत्वना की जरूरत थी। इसलिए उसने गारंटी दी कि अगर वह अब कोमल देखभाल की पेशकश करता है तो कशिश की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा निश्चित रूप से टूट जाएगी और फिर वह स्वाभाविक रूप से उसकी बाहों में आ जाएगी। मैं नहीं मानती। वह और रिया और वह सिंघानिया ग्रैंड होटल में साफ तौर पर कितने करीब थे। कशिश रोई। रणवीर ने देखा कि कशिश उससे बात करने को तैयार है और जानता था कि उसके पास एक मौका है। इसलिए उसने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मारा, देवांश को बदनाम करते हुए। उसके पास पहले बीवी और बच्चे थे, लेकिन शराब, जुआ और घरेलू हिंसा की वजह से उनका तलाक हो चुका है। और यह उसकी पूर्व पत्नी थी जिसने तलाक की पहल की थी। जरा सोचो, यह आदमी कितना बड़ा कमीना होगा कि उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया। कशिश, जो रो रही थी, रणवीर की बातें सुनने के बाद तुरंत ऊपर देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने पूछा, तुमने अभी क्या कहा? उसका तलाक हो चुका है। बिल्कुल। और वह था रणवीर और बदनामी करने ही वाला था, लेकिन कशिश का मूड अचानक दुख से खुशी में बदल गया। वह रोई और हंसी, तो वह अब भी सिंगल है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास अभी भी मौका है? नहीं, मैं रो नहीं सकती। मैं उसे मुझे इतना बिखरा हुआ नहीं देखने दे सकती। इसके साथ कशिश खड़ी हुई और अपनी स्कर्ट पकड़कर बैक स्टेज चली गई, एक हैरान रणवीर को अकेले अंधेरे में छोड़ दिया जो उलझन महसूस कर रहा था। अल्पविराम। क्या मैं साफ नहीं बोल पाया? मैं कहना चाहता था कि देवांश एक नंबर का कमीना है, लेकिन तुमने सिर्फ ये सुना कि उसका तलाक हो गया है। जैसे ही देवांश ऑडिटोरियम से बाहर निकला, उसे सूट में दो भारी भरकम आदमियों ने रोक लिया। मिस्टर देवांश, हमारे बॉस आपको हमारे साथ चलने का निमंत्रण देना चाहते हैं। ये सुनकर देवांश ने एक पल सोचा और अंदाजा लगाया कि उनका बॉस कौन है। इसलिए उसने मना नहीं किया और उन्हें रास्ता दिखाने का इशारा करने के बाद वह उनके पीछे रात में चला गया। जहां तक रणवीर गिल की बात है, चूंकि ये लोग प्रकट हो चुके थे, इसलिए उदय ग्रुप द्वारा भेजे गए हत्यारे अब तक शायद नदी की तलहटी में होंगे। ये देखते हुए रणवीर की रखवाली करने का अब कोई मतलब नहीं था। उनके बॉस की थाह लेना बेहतर होगा, शायद उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके। ऑडिटोरियम छोड़ने के बाद काले कपड़ों में भारी भरकम आदमियों ने देवांश को पास में खड़ी कार में बैठने का इशारा किया। देवांश ने ज्यादा नहीं सोचा। अंदर जाने के बाद वह अपनी सीट पर पीछे झुक गया, कोई सवाल नहीं पूछा और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, बहुत शांत दिखाई देते हुए। लगभग आधे घंटे बाद कार मालाबार हिल की कृत्रिम चोटी पर बड़े समतल क्षेत्र में रुकी। देवांश के कार से बाहर निकलने के बाद उसने कृत्रिम चोटी के किनारे पर दो आकृतियों को खड़े देखा, एक आगे और एक पीछे, एक जवान और एक बूढ़ा। काले कपड़ों में भारी भरकम आदमियों ने देवांश की ओर सिर झुकाया, उसे उधर जाने का इशारा करते हुए। देवांश ने दोनों आकृतियों पर एक नजर डाली, फिर अपना सिर घुमाया और कृत्रिम चोटी के अंत में नक्षत्र विला की ओर जाने वाली सड़क को देखा। इसे थोड़ा अवास्तविक पाया। अल्पविराम। क्या उसे घर तक मुफ्त सवारी मिल रही थी? देवांश ने अपने विचारों को एक तरफ रखा और पहाड़ की चोटी के किनारे की ओर चल पड़ा। उन दो लोगों से लगभग 10 कदम दूर रुक गया। उसने पूर्व की ओर बहती हुई उफनती नदी और मुंबई के जगमगाते रात के नजारे को देखा। सीलिंग हाइट्स उधर होना चाहिए, देवांश ने मन ही मन सोचा, एक खास जगह को देखते हुए। उसने फिर अपनी नजर हटाई और दोनों आकृतियों को देखा। छोटा, जो लगभग 40 या 50 साल का लग रहा था, अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे लंबा और गर्व से खड़ा था, दुनिया को नीची नजर से देखने का आभास दे रहा था। जो उसके 2 या 3 कदम पीछे खड़ा था, वह लगभग 60 या 70 साल का था, लेकिन उसकी आंतरशक्ति अच्छी तरह से नियंत्रित थी और उसकी सांसें धीमी और समान थीं, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थीं कि वह आंतरशक्ति का उस्ताद था। देवांश अभी के लिए उसके विशिष्ट स्तर को नहीं जानता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वह मास्टर वाघ से कम नहीं होगा। क्या तुमने अनुमान लगाया है कि मैं कौन हूँ? अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा। देवांश ने यह सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नागपुर के यशवर्धन खन्ना। बुरा नहीं है, तुम्हारा दिमाग तेज चलता है। कोई आश्चर्य नहीं कि कशिश तुम्हें भुला नहीं पा रही। यशवर्धन ने अपने सामने रात के नज़ारे की ओर अपनी थोड़ी से इशारा करते हुए कहा और पूछा, यहाँ से बाहर देखने पर तुम्हें क्या दिखता है? एक जगमगाता समृद्ध मुंबई, देवांश ने उदासीनता से जवाब दिया। बिल्कुल, इस ऊंचाई से तुम मुंबई की समृद्धि को देख सकते हो।
लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी नज़रों में यह समृद्ध और शानदार मुंबई पूरे महाराष्ट्र में कुल ताकत के मामले में केवल शीर्ष 10 में आता है और पूरे भारत में ये लिस्ट में भी नहीं आता। क्या तुम मेरा मतलब समझ रहे हो? यशवर्धन की आवाज़ अचानक ठंडी हो गई जब उसने देवांश को बर्फीली आंखों से देखा। साफ साफ कहिए, देवांश ने शांति से कहा। मेरा मतलब सीधा है, मुंबई की तरह तुम इस छोटी सी जगह में हो, इस एक शहर में। भले ही तुम कपूर परिवार की वजह से चकाचौंध हो सकते हो, लेकिन पूरे महाराष्ट्र और यहाँ तक कि भारत में तुम केवल एक जुगनू की रोशनी हो जिसे हाथ के एक इशारे से बुझाया जा सकता है। यशवर्धन ने बोलना खत्म किया और सख्ती से कहा, इसलिए चाहे मेरी बेटी भविष्य में तुम्हारा कितना भी पीछा करे, तुम्हें उसे आज रात की तरह ही अस्वीकार करना होगा। अल्पविराम। आखिरकार तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो। अध्याय 126। मेरी नज़रों में वह सचमुच बेकार है। ये सुनकर देवांश मुस्कुरा दिया। यशवर्धन के भोलेपन और अज्ञानता पर मुस्कुरा दिया। वह एक प्रतिष्ठित महायोगी सम्राट जो पूरी दुनिया के खिलाफ पुनर्जन्म लेकर आया था, जो अपनी उंगली के एक इशारे से अदृश्य रूप से लोगों को मार सकता था और जिसकी मामूली बातचीत ही एक महागुरु की ताकत को टक्कर देने के लिए काफी थी। उसके पास अनगिनत साधना तकनीकें थीं और वह करोड़ों जादुई कलाओं और दैवीय शक्तियों का स्वामी था। फिर भी यशवर्धन ने कहा कि वह उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं है। तो तुम रणवीर गिल का पक्ष ले रहे हो? तुम यहाँ अपने होने वाले दामाद के लिए रास्ता बनाने आए हो? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसका शांत और संयमित व्यवहार देखकर यशवर्धन के माथे पर अनचाहे ही बल पड़ गए। यशवर्धन की उम्मीद तो ये थी कि शर्मिंदगी से ये लड़का गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। क्या इस लड़के की समझदारी उसकी उम्मीद से भी ज्यादा गहरी थी? लेकिन यशवर्धन ने खुद को जल्दी ही संभाल लिया, ठंडी सांस ली और बोला, रणवीर गिल। बस वही, जब तक वह 4 साल के भीतर फील्ड ऑफिसर नहीं बन जाता या गरुड़ कमांडो फोर्स में शामिल नहीं हो जाता, तब तक मेरी बेटी से शादी करना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन है। देवांश को सेना में प्रमोशन की थोड़ी समझ थी। आमतौर पर हर 4 साल में एक प्रमोशन होता है। रणवीर गिल अपनी लेफ्टिनेंट की रैंक के साथ अभी भी फील्ड ऑफिसर से एक रैंक पीछे था, इसलिए 4 साल के भीतर फील्ड ऑफिसर बनने के लिए उसे एक रैंक लांघनी होगी, और सेना में ये लगभग नामुमकिन था। ये दिखाता था कि यशवर्धन अपने होने वाले दामाद के लिए कितने सख्त थे। अपनी बात खत्म करने के बाद यशवर्धन ने देवांश की ओर देखा और पूछा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम कहना चाहते हो कि मैं उसे रास्ता देने के लिए तुम्हें दबाने आया हूँ, है ना? लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम उसके रास्ते का कांटा बन सकते हो? क्या मुझे तुम्हें दबाने की जरूरत भी है? देवांश ने यह सुना और हंसे बिना नहीं रह सका। क्या तुम्हारी नजरों में मैं रणवीर गिल की बराबरी भी नहीं कर सकता? देवांश, क्या इसमें कोई तुलना भी है? यशवर्धन भी मुस्कुराया और पलटवार किए बिना नहीं रह सका। तुम्हें सच में ये तो नहीं लगता कि इंद्रलोक हॉल में रणवीर गिल को भगाकर तुमने उसे पछाड़ दिया है ना? पूछने के बाद यशवर्धन ने आगे कहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, एक बेटी है, तुम शराब में डूबे रहे, जुआ खेला, घरेलू हिंसा की, तुम लगभग हर बुरे काम में माहिर हो और अंत में तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने लात मारकर घर से निकाल दिया। हालांकि तुम थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स जानते हो, लेकिन अपनी जिंदगी के इतने सड़े हुए पहले हिस्से और एक कुली की अपनी मौजूदा पहचान के साथ तुम रणवीर गिल से क्या तुलना करोगे, जो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया था? भले ही तुमने अब खुद को बदल लिया हो, जुआ और शराब छोड़ दी हो और किसी तरह कपूर परिवार की उस लड़की का दिल जीत लिया हो, क्या ये काफी है? एक औरत के जरिए हासिल की गई ताकत और रुतबा आखिरकार हवा में बने महलों की तरह होते हैं। दूसरे शब्दों में, रिया कपूर के बिना देवांश ठाकुर क्या है? क्या इंद्रलोक हॉल में तुम फिर भी रणवीर गिल को भगा पाते? और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो तुम बस एक साधारण किसान के बेटे हो जिसके माता पिता गांव में खेती करते हैं। क्या तुम्हारी तुलना रणवीर गिल के दादाजी से की जा सकती है, जो मुंबई गैरिसन एरिया के कमांडर हैं? तो देवांश, मुझे बताओ, तुम्हारे पास रणवीर गिल से तुलना करने के लिए क्या है? ये सुनकर देवांश की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं और फिर उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरी जासूसी करवाई। क्या मुझे नहीं करनी चाहिए थी? यशवर्धन ने ऐसे कहा जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। मेरी सिर्फ एक बेटी है, कशिश। भविष्य में मेरे परिवार की सारी दौलत उसी की होगी। जिस लड़के को वह पसंद करती है उसके बारे में जांच पड़ताल करने में क्या कोई बुराई है? अपनी बेटी की भलाई के लिए उत्सुक होना समझ में आता था, लेकिन ये साफ था कि जांच पड़ताल पूरी तरह से नहीं की गई थी, वरना वह इस बात से अनजान न होता कि रिया कपूर उसे इतना क्यों पसंद करती है। अपनी बात खत्म करने के बाद यशवर्धन ने अपने मन में सिर हिलाया और आगे कहा, लेकिन फिर भी अगर तुमने कशिश की जान न बचाई होती तो भले ही तुम चाहते कि मैं तुम्हारी जांच करूं, मैं परवाह भी नहीं करता। आखिरकार तुम मेरी दिव्य दृष्टि के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर देवांश को दिलचस्पी हुई तो उसने पूछा, तो फिर किस तरह का इंसान तुम्हारी दिव्य दृष्टि के लायक है? क्या ये पूछकर तुम अभी भी हार नहीं मान रहे?
यशवर्धन ने तिरस्कार से पूछा। देवांश ने कंधे उचकाए और पलटवार किया। चूंकि तुमने मेरी जांच करवाई है तो तुम्हें अपनी बेटी के प्रति मेरे रवैये के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि यशवर्धन ने सिर हिलाया और कहा, आदमी का चेहरा पता होता है लेकिन उसका दिल नहीं। कौन जानता है तुम क्या सोच रहे हो? शायद ये तुम्हारा भाव खाने का तरीका हो, खुद को अलग दिखाने का, ताकि मैं तुम्हारे बारे में ऊंचा सोचूं। आखिरकार मेरी बेटी की पहचान अगर कोई मकसद लेकर जांच करना चाहे तो वे निश्चित रूप से पता लगा सकते हैं। कौन गारंटी दे सकता है कि तुम्हें शुरू से मेरी पहचान नहीं पता थी और इसलिए तुमने जानबूझकर मेरे सामने ये नाटक किया? ये कहते हुए यशवर्धन लगातार देवांश के चेहरे के भाव देख रहा था, लेकिन उसे ये देखकर निराशा हुई कि उसे देवांश के चेहरे पर किसी साजिश के खुलने की घबराहट नहीं दिखाई दी। इसके बजाय उसने तिरस्कार की एक झलक देखी। इसने यशवर्धन को थोड़ा हैरान कर दिया, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बस यह महसूस किया कि देवांश के ऐसे इरादे नहीं थे और इस तरह उसने देवांश के चरित्र को काफी हद तक मंजूरी दे दी। कम से कम देवांश उस रणवीर गिल जैसा नहीं था जो नागपुर के खन्ना परिवार का समर्थन पाने के लिए उससे और उसकी बेटी के करीब आने की जी तोड़ कोशिश करता था। देवांश के तिरस्कारपूर्ण भाव को देखकर यशवर्धन ने इसके बजाय कहा, छोड़ो, चूंकि तुमने पूछा है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे। यशवर्धन रुका, फिर आगे बोला, मेरे दिव्य दृष्टि के लायक दामाद के लिए कम से कम उसके बड़ों में से किसी एक को राजनीति या सेना में असली ताकत वाला पद संभालना चाहिए और कम से कम एक विभाग प्रमुख या मेजर जनरल के स्तर का होना चाहिए। जहां तक उसकी खुद की बात है, अगर वह सेना में है, जैसा कि मैंने अभी कहा, 26 साल से कम उम्र में उसे फील्ड ऑफिसर होना चाहिए या गरुड़ कमांडो फोर्स में शामिल होना चाहिए। अगर वह राजनीति में है तो तुम्हारी उम्र तक उसे कम से कम डिप्टी सेक्शन चीफ होना चाहिए। अगर वह बिजनेस में है तो उसकी नेटवर्थ 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वह इन सभी को हासिल कर लेता है तो मैं उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करूंगा। न केवल मेरी बेटी बल्कि मेरे परिवार की सारी संपत्ति भी भविष्य में उसे सौंप दी जाएगी। देवांश ने सुना और सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने शुरू में सोचा था कि शर्तें बहुत सख्त होंगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र के नंबर 1 व्यक्ति के दामाद चुनने का मानदंड इतना सरल होगा, लगभग बिना किसी चुनौती के। इसके अलावा ये सभी शर्तें एक साधक के लिए केवल सती बाहरी चीजें थीं जो किसी की अपनी ताकत की तुलना में पूरी तरह से तुच्छ थीं। लेकिन उसके सिर हिलाने की हरकत को यशवर्धन की नजरों में उसके डरने के रूप में लिया गया। ये देखकर कि उसका लक्ष्य हासिल हो गया है, यशवर्धन ने अब देवांश को ज्यादा नहीं उकसाया, बल्कि उसे शांत करते हुए कहा, ये आवश्यकताएं वास्तव में तुम्हारे लिए आसमान छूने जितनी मुश्किल हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नागपुर चलने को तैयार हो तो मैं सेना या राजनीति में किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम बिजनेस की दुनिया में मैं तुम्हारी नेटवर्थ 10 करोड़ से ज्यादा करवा सकता हूँ। यशवर्धन के रवैये में अचानक बदलाव देखकर देवांश को एक पल के लिए थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने यशवर्धन को उलझन में देखा और पूछा, अब तुम कौन सा नाटक कर रहे हो? यशवर्धन ने ठंडी सांस ली। सच कहूं तो मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में बहुत ऊंचा नहीं सोचता, लेकिन यह वास्तव में काबिले तारीफ है कि तुम खुद को बदल सकते हो। साथ ही मुझे नहीं पता कि तुमने उस लड़की पर क्या जादू टोना किया है कि वह तुम पर इतनी फिदा है। एक पिता के रूप में मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मेरा इरादा तुम्हें तराशने का था। मैंने तुम्हें इतना कुछ इसलिए बताया ताकि तुम अपने और महाराष्ट्र की उभरती हुई प्रतिभाओं के बीच की खाई को पहचान सको, ताकि तुम शर्मिंदा होकर सुधार के लिए प्रयास करो। देवांश ने ये सुना और फिर से हंसे बिना नहीं रह सका। पहली बात, मुझे तुम्हारी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी बात, जिन शर्तों का तुमने जिक्र किया वे मेरी नज़रों में कुछ खास नहीं हैं। अगर मैं उन्हें चाहता तो वे मेरी जेब में हाथ डालने जितनी आसान होती। ए लड़के, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? यशवर्धन गुस्से से भर गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके नेक इरादे उस लड़के की नज़रों में कुछ खास नहीं होंगे। उसने यहाँ तक बड़ा चढ़ाकर बोला कि अगर वह उन्हें चाहता तो ये जेब में हाथ डालने जितना आसान होता। ये तो बस एक बहुत बड़ा मजाक था। लड़के, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम अभी रिया कपूर के पल्लू से बंधे हो तुम अहंकारी हो सकते हो और जो चाहो कर सकते हो। शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, लेकिन उस लड़की के बारे में अफवाह है कि वह हर महीने बॉयफ्रेंड बदलती है। 1 महीने बाद जब वह तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी तो जो कुछ भी तुम्हारे पास अभी है वह बुलबुले में बदल जाएगा। क्या तुम वाकई मेरे नेक इरादों को ठुकराना चाहते हो? यशवर्धन ने ठंडे स्वर में कहा। वह वास्तव में देवांश के बारे में बहुत कुछ नहीं सोचता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बेटी उस लड़के पर पूरी तरह से लट्टू हो गई थी। अगर ऐसा न होता तो वह अभी देवांश पर एक और सांस भी बर्बाद न कर रहा होता। देवांश ने यह सुना, सिर हिलाया और मुस्कुराया। अगर तुम आज मेरे पास सिर्फ इसके लिए आए थे तो अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम अभी भी मेरे तरीकों को नहीं जानते। जवान और घमंडी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ा मार्शल आर्ट्स जानते हो तुम हर किसी पर हुक्म चला सकते हो?
बाकी सब कुछ एक तरफ छोड़ो, ये शंकर काका एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार के वारिस अथाह कौशल रखते हैं। तुम्हारे जैसे 100 भी उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या तुम वाकई अभी भी इतना अंधा घमंड करना चाहते हो? देवांश यशवर्धन के साथ और शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। उसने अपना हाथ हिलाया और फिर पूछा, क्या रणवीर गिल को मारने के लिए उदय ग्रुप द्वारा भेजे गए हथियारों को शंकर काका ने निपटा दिया? तुम्हें कैसे पता चला? ये सुनकर यशवर्धन दंग रह गया, फिर बोला, सही है, उस रिया कपूर के पास एक जीता जागता यमराज है। मुझे लगता है उसने तुम्हें बताया होगा। बोलने के बाद यशवर्धन ने आगे कहा, क्या रिया कपूर ने तुम्हें पूछने के लिए भेजा था? वापस जाओ और उसे बताओ कि हमने उन्हें मार दिया, ये सही है, और हम उस हत्यारे के ठीक पीछे पीछे इस बार मुंबई आए हैं। क्या तुम अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो? देवांश ने पूछा। क्या तुम्हारे और उदय ग्रुप के बीच संघर्ष इस हद तक गहरा गया है? ये सुनकर यशवर्धन ने ठंडी सांस ली। लगता है कपूर परिवार की वह लड़की तुम पर काफी भरोसा करती है, यहाँ तक कि तुम्हें हमारे शकल के मामलों के बारे में भी बताती है। मैं वास्तव में अब बहुत उत्सुक हूँ, तुम एक बिल्कुल साधारण कुली रिया कपूर का दिल जीतने में कैसे कामयाब रहे? देवांश ने ये सुना, मुस्कुराया और चुप रहा। यशवर्धन ने आगे नहीं पूछा, केवल ठंडी सांस ली। वापस जाओ और रिया कपूर से कहो कि मेरे नागपुर के मामलों से उसके कपूर परिवार का कोई लेना देना नहीं है। बोलने के बाद यशवर्धन ने फिर से देवांश की ओर देखा, फिर ठंडी सांस ली और दूर खड़ी मेबैक की ओर मुड़ गया। वह व्यक्ति जिसे शंकर काका कहा जाता था, वह पीछा करने के लिए नहीं लपके। इसके बजाय वह देवांश के पास आए और आह भरी, नौजवान, क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी क्या खो दिया? क्या 30 साल के संघर्ष को बचाने का एक बहुत बड़ा मौका? देवांश मुस्कुराया, वह तुम्हारे लिए मौका है, लेकिन मेरी नजरों में वह बेकार है। खून सड़ी हुई लकड़ी को तराशा नहीं जा सकता। शंकर काका ने यह सुना, अपनी आस्तीन झटकी और ठंडी सांस ली। बस इंतजार करो, अगर तुम आज की रात चूक गए तो अगले 30 सालों तक तुम अंतहीन पछतावे में जियोगे। देवांश ने यह सुना, न तो सहमति जताए और न ही असहमति, और विपरीत दिशा में चल दिया। जब शंकर काका मेबैक में बैठ गए और देखा कि यशवर्धन अभी भी गुस्से में है, तो उन्होंने सलाह दी, सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े के लिए क्यों परेशान होते हो यशवर्धन साहब? क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूँ? ये सब मेरी लाडली बेटी के लिए है। यशवर्धन ने एक बेबस चेहरे के साथ कहा, लेकिन मैंने उसे पहले ही एक मौका दे दिया है। उस लड़के को खुद नहीं पता था कि इसकी कद्र कैसे करनी है, तो भविष्य में मेरे निर्मम होने पर मुझे दोष मत देना। गाड़ी स्टार्ट हुई और तेजी से पहाड़ से नीचे चली गई। यशवर्धन को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, मैंने सुना है कि सोलापुर के फरहान कुरैशी ने इस बार किसी दूसरे राज्य से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है। हाँ, ये खबर पिछले कुछ दिनों में हर जगह फैल गई है। शंकर काका, क्या आपको भरोसा है? यशवर्धन पिछले कुछ दिनों से यह सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वह खुद को रोक रहा था, एक असंतोषजनक जवाब सुनने के डर से। यशवर्धन साहब, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वे मुर्गियों और कुत्तों के अलावा कुछ नहीं है, शंकर काका ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। तो उस समय मैं शंकर काका को तकलीफ दूंगा, यशवर्धन ने कहा, राहत की सांस लेते हुए, और पहले से ही सिंघानिया परिवार की संपत्ति को अपना मान लिया। अध्याय 127। यदि तुम यह नहीं चाहते तो माँ के लिए गेम थेरी की इस किताब का अनुवाद कैसा रहेगा? मुंबई यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। हालांकि शामिल लोग पहले ही जा चुके थे, फिर भी दर्शकों में बैठे छात्रों के बीच गपशप का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरा ऑडिटोरियम चर्चाओं से गूंज रहा था, जीवंत और हलचल से भरा हुआ। वैशाली वही जैसी एंटरटेनमेंट कंपनियों के एजेंट पहले ही बैक स्टेज पहुंच चुके थे, इस डर से कि अगर वे एक कदम भी धीमे रहे तो दूसरी कंपनियों के एजेंट और टैलेंट स्काउट्स बाजी मार ले जाएंगे। इस बीच स्कूल के लीडर आने वाले हर बिजनेस एलीट से हाथ मिला रहे थे और व्यक्तिगत रूप से उन्हें ऑडिटोरियम के प्रवेश द्वार तक छोड़ रहे थे। भले ही वह ऐसे मौकों की थोड़ी आदी नहीं थी, फिर भी वंदना सावंत ने खुद को ढालने की पूरी कोशिश की ताकि वह शांत और संयमित दिखे। मुंबई यूनिवर्सिटी के न्यू ईयर ईव गाला में आमंत्रित किया जाना अपने आप में रुतबे की निशानी थी, जिसका मतलब था कि वह सिंघानिया ग्रैंड होटल की नई नियुक्त डिप्टी जनरल मैनेजर धीरे धीरे समाज के उच्च तबके में प्रवेश कर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ शिष्टाचार के आदान प्रदान के बाद वंदना अपनी कार में लौटी और राहत की एक लंबी सांस लिए बिना नहीं रह सकी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि सिया का मैसेज आया है। क्या उसने सच में ऐसा कहा? मैसेज देखकर वंदना ने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया। अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। मैसेज भेजे जाने के थोड़ी देर बाद सिया ने आखिरकार जवाब दिया, वंदना ताई, नया साल मुबारक हो। इस मैसेज के बाद एक मुस्कुराता हुआ इमोजी भी था। वंदना ने मैसेज देखा और हैप्पी न्यू ईयर और एक स्माइली फेस के साथ जवाब दिया। फिर उसने खुद एक समझदार मुस्कान बिखेरी। सिया, नया साल सचमुच बहुत अलग हो सकता है।
यह विचार उसके मन में इसलिए आया क्योंकि इंद्रलोक हॉल के भव्य समारोह के बाद उसने कशिश खन्ना की पहचान की जांच की थी। न पूछना ही बेहतर था, लेकिन जैसे ही उसने पूछा वह तुरंत चौंक गई। इतना कि देवांश द्वारा कशिश को अस्वीकार करने के बाद देवांश के प्रति उसकी पुरानी धारणाएं थोड़ी डगमगा गईं। नागपुर का खन्ना परिवार, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर का मालिक था, उनके पास मुंबई के कपूर परिवार से कहीं अधिक आर्थिक ताकत थी। वे निस्संदेह महाराष्ट्र का नंबर 1 परिवार थे और केवल महाराष्ट्र के 8 दक्षिणी जिलों का गठबंधन ही उनका मुकाबला कर सकता था। अन्य परिवार बहुत पीछे थे। उनकी आर्थिक ताकत के अलावा खन्ना परिवार के वर्तमान मुखिया यशवर्धन खन्ना के पास भी मजबूत समर्थन था। उनके ससुर जगदीश कपूर की तरह सेना से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट से पहले उनके पद और रैंक लगभग समान थे, कोई भी दूसरे को दबा नहीं सकता था। वह खुद नागपुर के कमिश्नर के साथ भाईचारे के रिश्ते में थे, उन्हें अपने बराबर मानते थे। कभी कभी उनकी बातों में कमिश्नर से ज्यादा वजन होता था। वह एक ऐसी हस्ती थे जो एक पैर पटक कर आधे नागपुर को हिला सकते थे। खासकर उनके साथ रहने वाले शंकर काका, जिनकी साधना अथाह बताई जाती थी। उन्होंने दशकों पहले अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बना लिया था और यह अज्ञात था कि वे अपनी मर्जी से उनकी रक्षा क्यों करेंगे। अफवाहें थीं कि उनकी ताकत शिखर पर पहुंच गई थी और यहां तक कि मुंबई के जीते जागते यमराज को भी उनके तीखेपन से बचना होगा। हालांकि इसकी सच्चाई अज्ञात थी, लेकिन चाहे जो भी हो, ये दिखाता था कि यशवर्धन के पास व्यापार और राजनीतिक क्षेत्रों, अंडरवर्ल्ड ताकतों और मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच बेमिसाल पूंजी थी, जो पूरे महाराष्ट्र को नीची नज़र से देखने के लिए काफ़ी थी। ऐसे पिता के साथ कशिश खन्ना का रुतबा कम कैसे हो सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि सिंघानिया ग्रैंड होटल में उस रात उसमें वे दबंग शब्द कहने का आत्मविश्वास था, अगर मैं, कशिश खन्ना, किसी को ले जाना चाहूँ तो तुम में से कौन मुझे रोक सकता है। यह उसका दिखावा नहीं था, उसके पास वास्तव में वह ताकत और आत्मविश्वास था। रणवीर गिल तब जरूर गुस्से में रहा होगा। क्या उसे अब पछतावा है, ये देखते हुए कि वह अब कशिश के प्रति कितना चापलूसी भरा है? शायद उसे है ना। लेकिन वंदना को रणवीर गिल की परवाह नहीं थी, उसे केवल देवांश के विचारों की परवाह थी। उसका मानना था कि चूंकि वह कशिश की पृष्ठभूमि के बारे में पता लगा सकती थी, तो देवांश को पता न हो ये संभव नहीं था। चूंकि वह जानता था, तो उसे ये भी पता होना चाहिए था कि कशिश खन्ना के पल्लू से बंधना निश्चित रूप से रिया कपूर के पल्लू से बंधने की तुलना में अधिक आशाजनक और असीम भविष्य वाला होगा। फिर भी जब स्वर्ग की ऐसी अभिमानी बेटी ने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चे का जिक्र भी कर दिया, जिससे कशिश के सारे विचार और पीछे हटने के रास्ते बंद हो गए। इसने वंदना को वास्तव में हैरान कर दिया और पहली बार देवांश के बारे में उसके जमे हुए पूर्वाग्रह डगमगा गए। क्या वह सच में इन तथाकथित शक्तिशाली कनेक्शनों की परवाह बिल्कुल नहीं करता? वरना अगर यह सब शक्तिशाली कनेक्शनों से चिपके रहने के बारे में है, तो वह एक बड़ा और मजबूत क्यों नहीं चुनता? इस बिंदु तक विश्लेषण करते हुए वंदना को अचानक कुछ याद आया जो देवांश ने उससे पहले कहा था, और एक विचार तुरंत उसके दिमाग में आया। क्या ये वास्तव में वैसा ही हो सकता है जैसा उसने कहा था कि उसके केवल एक शब्द से रिया कपूर बिना माथे पर शिकन लाए कपूर ग्रुप को सौंप देगी? तो वास्तव में वह रिया कपूर के शक्तिशाली कनेक्शन से नहीं चिपका है, बल्कि रिया कपूर उसकी आज्ञाकारी हो रही है। ये तब था जब उसने ये सोचा कि देवांश के खिलाफ वंदना का जमा हुआ पूर्वाग्रह डगमगा गया, और उसने महसूस किया कि देवांश ने वास्तव में खुद को कुछ बना लिया होगा और माना कि सिया सचमुच नए साल में बहुत अलग हो सकती है। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखते हुए और सावधानी से विचार करते हुए वंदना ने अपनी समझदार मुस्कान को हटा दिया और इसके बजाय अपने ही विचार से चौंक गई। वंदना सावंत, अरे वंदना, तू सचमुच पागल हो गई है। देवांश किस तरह का इंसान है जो रिया कपूर को अपना हुक्म मनवा सके? इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, उस विचार को अपने दिमाग से झटक दिया और तुरंत कशिश को अस्वीकार करने के देवांश के कारण का विश्लेषण किया। जहां तक सवाल है कि उसने कशिश खन्ना को क्यों अस्वीकार किया, तो सबसे अधिक संभावना है क्योंकि वह अपनी औकात जानता है। वह जानता है कि अगर उसने हाँ करने की हिम्मत की तो यशवर्धन उसे नोच नोच कर खा जाएगा। इसीलिए उसने निर्णायक रूप से मना कर दिया, शायद रणनीतिक रूप से पीछे हटने के लिए। ये सोचकर वंदना को ये बहुत उचित लगा और उसने अनुमान लगाया कि देवांश के असली आंतरिक विचार शायद यही थे। इसलिए देवांश के खिलाफ उसका पहले थोड़ा डगमगाया हुआ पूर्वाग्रह एक बार फिर से दृढ़ हो गया। अधिक सिया, देवांश के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद और कल्पना मत रखना। वह अभी भी पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी कपूर परिवार से ज्यादा शक्तिशाली ताकतें तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि नए साल में सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा और तुम पर धन की वर्षा होगी। ये पता लगाने के बाद वंदना ने आखिरकार राहत की सांस ली, फिर कार स्टार्ट की और एक्सीलरेटर पर पैर रखकर मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकल गई। जब सिया को वंदना का मैसेज मिला तब रात के 10 बज चुके थे।
पीहू पहले ही सो चुकी थी और वह विशाल बिस्तर पर बैठी एक अंग्रेजी मूल की इकोनॉमिक्स की किताब गेम थ्योरी पढ़ रही थी। कल नया साल था। उसे याद था कि जब वह यूनिवर्सिटी में थी, देवांश हमेशा नए साल की उल्टी गिनती करने के लिए उसके साथ होता था। उसके अनुसार वह पुराने साल से नए साल तक बाकी जिंदगी भर साल दर साल उसका साथ देना चाहता था। शादी के बाद भी ऐसा ही था। वह गिनती करने के लिए उसके साथ होता था और वह उसके लिए उसके पसंदीदा टाइगर स्किन पंजे बनाती थी। फिर वे एक फिल्म ढूंढते और सोफे पर मजे से देखते। उनकी जिंदगी अमीर नहीं थी, लेकिन खुशियों और मिठास से भरी थी। अफसोस की बात यह थी कि पीहू के 1 साल का होने के बाद सब कुछ बदल गया। कोई साथ नहीं था, केवल अंतहीन मारपीट और गालियां थीं। नए साल की कोई उल्टी गिनती नहीं थी, केवल शराब और आंसुओं की गंध से भरा कमरा था। कोई फिल्में नहीं थीं और कोई टाइगर स्किन पंजे नहीं थे। अब फिर से नया साल था और वह अब कोई भ्रम नहीं पालती थी। बिस्तर पर चुपचाप बैठकर अपनी बेटी को दुख से सोते हुए देखने में सक्षम होना ही उसके लिए बहुत संतोषजनक था। वीडियो कशिश की परफॉर्मेंस के साथ शुरू हुआ। कशिश की परफॉर्मेंस देखने के बाद साफ आंसुओं की 2 धाराएं उसके चेहरे पर बह निकली थीं। उसे लगा कि वह कशिश के पियानो संगीत और गायन में व्यक्त मार्मिक सुंदरता और वीराने को महसूस कर सकती है, बिल्कुल पिछले 2 सालों के अपने अनुभवों की तरह। सूर्यास्त के बाद वह अकेला साया, वह खुद सिया के अलावा और कौन हो सकता था। वह सचमुच एक अद्भुत लड़की है। जब सिया ने कशिश को वीडियो में खड़ा होते देखा तो वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। विशेष रूप से हजारों लोगों के उमड़ने और खड़े होकर ताली बजाने का वह शानदार दृश्य, जिसने उसे डेजा वू का एहसास कराया, उसे वापस जयपुर यूनिवर्सिटी ले गया। उस समय जयपुर यूनिवर्सिटी की कैंपस बैले के रूप में क्या उसे भी स्कूल में हजारों लोग पसंद नहीं करते थे और उसका पीछा नहीं करते थे। बस इतना था कि उस समय उसका दिमाग केवल हैंडसम, डैशिंग और सबसे अलग देवांश से भरा था, बाकी सभी से पूरी तरह बेखबर। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी करने के बाद उसने अनगिनत खूबसूरत भविष्य की कल्पना की थी, लेकिन पलक झपकते ही कई साल बीत गए और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस खूबसूरत भविष्य की उसने कल्पना की थी वह अपनी मौजूदा स्थिति में बदल जाएगा। भावुक होकर आह भरते हुए उसने वीडियो में किसी को प्यार का इजहार करने के लिए आसमान से उतरते देखा। हालांकि वह अब एक माँ थी, फिर भी इस दृश्य को देखकर वह थोड़ी उत्साहित हो गई, ठीक वैसे ही जैसे लड़कियां कोई ड्रामा देखती हैं। भले ही वे जानती हों कि मेल लीड उन्हें प्रपोज नहीं कर रहा है, वे अनजाने में खुद को उस स्थिति में डाल लेती हैं। हालांकि उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब वीडियो में उस लड़की ने वास्तव में लड़के के इजहार को अस्वीकार कर दिया, और वह इतना तीखा और निर्णायक था, बिना गुड पसंद कार्ड दिए, सामने वाले के चेहरे की परवाह किए बिना। जैसे ही वह आह भर रही थी, उसने मूल रूप से सोचा था कि वीडियो यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने प्रोग्रेस बार देखा और पाया कि अभी भी एक हिस्सा बाकी था। फिर उसने वीडियो में उस आदमी को देखा, वही आदमी जिसने उसे अभी अभी 4-50 लाख की प्रॉपर्टी दी थी। क्या यह उसकी जैसी शक्ल है या? सिया अभी भी सोच ही रही थी कि वीडियो जूम इन हो गया। जाहिर है कि फिल्म बनाने वाले ने फोकस करीब कर लिया था और फिर उसे कोई संदेह नहीं रहा। ये पुष्टि हो गई कि वह लड़का देवांश था। वह मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कैसे हो सकता है? क्या वंदना ताई की तरह उसे भी आमंत्रित किया गया था? 1 मिनट रुको, वह लड़की उसे क्यों जानती है? और उसने उसे प्रपोज भी किया। उसने उस लड़की को कब उकसाया? क्या वह सिर्फ उस लड़की की परफॉर्मेंस देखने ऑडिटोरियम गया था? फोन पकड़े हुए सिया की उंगलियां सफेद पड़ गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। भले ही उनका तलाक हो गया था और देवांश फिर से सिंगल था, फ्री लव के अधिकार का पूरी तरह से आनंद ले रहा था, क्या वह कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था? उसने ये भी कहा था कि वह खुद को बदलेगा और उसे वापस जीत लेगा, लेकिन ये सब झूठ निकला। इस बिंदु तक सिया पहले से ही अपना फोन फेंकने की इच्छा कर रही थी। वह आखिरकार समझ गई कि वंदना ताई ने उसे यह वीडियो क्यों भेजा और साथ ही एक नोट भी जोड़ा कि वीडियो को अंत तक देखें। पता चला कि वंदना ताई चाहती थी कि वह देवांश का असली रंग देखे और उसके द्वारा दोबारा धोखा न खाए। लड़की का इजहार भी अद्भुत और रोमांटिक था, लेकिन सिया बस इसे और नहीं देख सकी। वह वास्तव में वीडियो बंद करना चाहती थी, लेकिन उसने फिर भी खुद को देखने के लिए मजबूर किया, तेजी से सांस लेते हुए। फिर उसने देखा कि लड़की के इजहार के बाद उसने बहुत स्पष्ट रूप से अपना सिर हिलाया और कुछ ऐसा कहा जो उसने सुनने का कभी सपना भी नहीं देखा था। मुझे खेद है, मेरी एक पत्नी और एक बच्चा है। मैं उनसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। यह उस लड़के को अस्वीकार करने वाली लड़की से भी ज्यादा दृढ़ था और भी ज्यादा अपमानजनक। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। गुड पसंद कार्ड सेगमेंट की तो बात ही छोड़िए, उसने सबसे बुनियादी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी, सीधे कुल्हाड़ी से सामने वाले के सारे विचारों को काट दिया। यह इतना तेज और निर्णायक था कि सिया को भी उस लड़की के लिए थोड़ा बुरा लगा। वह बस तुम्हें पसंद करती थी, तुम्हें इतना कठोर होने की क्या जरूरत थी? देहाती कहीं का। सिया हंसे बिना बड़बड़ाए नहीं रह सकी, लेकिन उसकी आंखों और मुंह के कोनों पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई। मैं उनसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ।
सिया देवांश के शब्दों को दोहराए बिना नहीं रह सकी, एक मुस्कान के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए, क्या ये सच है? इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। जैसे ही सिया बोली, उसकी आंखों में मुस्कान को छिपाना लगभग असंभव था। क्या उसे इतना दबंग होना जरूरी है? वह ये भी नहीं सोचता कि लड़की इसे संभाल सकती है या नहीं। सच में। वीडियो तब खत्म हुआ जब देवांश मुड़ा और चला गया। सिया ने कुछ अविश्वास के साथ प्रोग्रेस बार को वापस खींचा और इसे फिर से देखा, लेकिन उसने पहले की परफॉर्मेंस या लड़के का इजहार नहीं देखा, केवल वह छोटा सा हिस्सा जहां देवांश ने उस लड़की को अस्वीकार किया। इसे देखने के बाद सिया ने कांपते हाथों से वंदना को एक मैसेज भेजा, ये पूछते हुए कि क्या ये सच है। जल्द ही उसे वंदना का 8 शब्दों वाला जवाब मिला, अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। इन 8 शब्दों को देखते ही सिया के चेहरे पर मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गई। तो उसने खुशी खुशी वंदना को नए साल की शुभकामनाओं वाला मैसेज भेजा और साथ ही एक स्माइली फेस इमोजी भी जोड़ा। वंदना ताई की नए साल की शुभकामना मिलने के बाद सिया ने अपनी सोती हुई बेटी को देखा, फिर मास्टर बेडरूम की ओर, जो एक आम आदमी के लिविंग रूम से भी बड़ा था। वह बार बार झिझकी और अंत में अपना मन बनाने में असमर्थ, उसने अपनी बेटी से सलाह लेने का फैसला किया। पीहू, तुम क्या कहती हो? क्या मुझे उसे मैसेज भेजना चाहिए? अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तो कुछ मत कहना, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तो उठ जाओ और मम्मा के लिए इस किताब गेम थ्योरी का अनुवाद करो, कैसा रहेगा? अध्याय 128। बस यूं ही बिना किसी कारण के उसकी शक्ति बढ़ गई। यशवर्धन के साथ एक अप्रिय विदाई के बाद देवांश समतल जमीन के रास्ते पहाड़ पर चढ़ गया। नक्षत्र विला में प्रवेश करने के बाद भले ही वह दक्ष स्तर के छठे चरण से केवल बाल बराबर दूरी पर था, उसने साधना नहीं की। इसके बजाय वह नक्षत्र विला की छत पर चढ़ गया, रेसिडेंशियल एरिया की दिशा में देखते हुए विचारों में खो गया। 10,000 साल की अथक मेहनत के बाद वह आज बेवजह आलसी बनना चाहता था। वे कहते हैं कि जितना समय बीतता है यादें उतनी ही धुंधली होती जाती हैं, लेकिन 10,000 साल बाद देवांश को अपना अतीत और भी साफ याद आ रहा था। उसे मुंबई यूनिवर्सिटी में सिया के साथ बिताया गया समय याद था, कैसे दोनों जान पहचान से समझ तक और फिर प्यार और साथ रहने तक पहुंचे। उसे ये भी याद था कि हर नए साल के दिन वह उसके साथ होता था, उसे बताता था कि बाकी जिंदगी भर, साल दर साल। अब भी उसे सिया द्वारा उसके लिए व्यक्तिगत रूप से बनाए गए पंजों का स्वाद याद था। साधना की दुनिया में उन 10,000 सालों के दौरान उसने सभी लोगों के व्यंजनों का स्वाद चखा था, लेकिन चाहे व्यंजन कितने भी स्वादिष्ट क्यों न हो, उनमें हमेशा उस स्वाद की कमी थी जिसे सिया कहते थे। बस इतना था कि समय बीत चुका था और हालांकि अब वह जाग चुका था। जैसे जैसे नया साल आ रहा था, वह केवल इस तरह नदी के उस पार देख सकता था, जिससे देवांश को बेवजह उदासी महसूस हुई। भले ही वह कभी एक अमर सम्राट था और उसने बहुत पहले ही अपनी 3 लाशों को काट दिया था, अपनी 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को काट दिया था और स्वर्गीय मार्ग की नश्वरता में लौट आया था। सिया और पीहू उसकी दिव्य आत्मा में खुदे हुए जुनून की तरह थी, जिसे कभी भी काटा, तोड़ा या मिटाया नहीं जा सकता था, जो हमेशा के लिए अंकित थी। नतीजतन जब भी माँ और बेटी से जुड़े मामले शामिल होते थे, देवांश कभी शांत नहीं रह सकता था, बिल्कुल एक नश्वर इंसान की तरह, अनंत काल तक बदलने या भूलने में असमर्थ। अफसोस, पता नहीं मैं उसके हाथ के मसालेदार पंजों का स्वाद फिर कब चख पाऊंगा। देवांश ने गहरी आह भरी, पीछे झुक गया और सीधे एक जोरदार धड़ाम के साथ छत पर लेट गया। उसका भाव सामान्य था। उसके ऊपर अनगिनत तारे थे जो केवल मालाबार हिल की चोटी से दिखाई देते थे। शहर में नियॉन रोशनी बहुत तेज थी, जो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारे को छिपा रही थी। टिमटिमाते तारों को देखते हुए देवांश अपने पुराने स्व को याद किए बिना नहीं रह सका, जो एक ही विचार से अपने सामने दिखने वाले नक्षत्र क्षेत्र को पल भर में धूल में बदल सकता था। लेकिन उसे इतनी दुर्जय शक्ति होने की याद नहीं आई। आखिरकार उस समय के असंख्य लोगों में सिया और पीहू बहुत पहले ही जा चुके थे, इसलिए भले ही वह अब केवल नदी के पार देख सकता था, देवांश बहुत संतुष्ट था। कम से कम वह जानता था कि नदी के दूसरी तरफ एक निश्चित घर में वे 2 लोग रहते थे जिनकी वह सबसे ज्यादा परवाह करता था। तारों के नीचे देवांश खूबसूरत रात के आसमान में खोया हुआ था जब उसका फोन अचानक एक टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन के साथ बज उठा। देवांश ने मूल रूप से सोचा था कि यह रिया कपूर जैसे पुराने परिचितों का बधाई संदेश होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सिया का होगा। और सामग्री पढ़ने के बाद देवांश तुरंत उछल पड़ा, फिर नक्षत्र विला से नीचे कूद गया, अपने बगल की ढलान वाली सड़क की परवाह किए बिना, और सीधे पहाड़ की चोटी से कूद गया, नदी के दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते समय उसने जवाब देने के लिए एक पल भी निकाला, बस 3 शब्द, मैं आ रहा हूँ। उसे जो टेक्स्ट मैसेज मिला वह लंबा नहीं था, बस एक वाक्य, मैंने बहुत सारे पंजे खरीद लिए पीहू और मैं उन्हें खत्म नहीं कर सकते। पहाड़ की चोटी से कूदने के बाद देवांश नदी के पुल पर नहीं गया। इसके बजाय रात की आड़ में उसने सीधे नदी की सतह पर कदम रखकर उसे पार किया, फिर भीड़ के बीच से निकल गया, जिससे राहगीरों को शिकायत हुई। वह क्या था? एक हवा का झोंका।
देवांश को इनमें से किसी की भी परवाह नहीं थी। इस पल वह केवल अपनी पूर्व पत्नी के बुलावे को पूरा करने के लिए जल्दी से रेसिडेंशियल एरिया पहुंचना चाहता था। उसे अपने उत्साह का वर्णन करना मुश्किल लग रहा था, इतना कि इस थोड़ी सी कसरत ने उसके दिल को बेतहाशा धड़का दिया। और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों केवल कुछ दिनों के बाद सिया उसे अपने घर पंजे खाने के लिए आमंत्रित करेगी। क्या उसने उसके बारे में अपना मन बदल लिया था, या ये पूरी तरह से पंजों को बर्बाद होने से बचाने के लिए था? कोई बात नहीं, जब तक उसे आमंत्रित किया गया था ये निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं थी। ये सोचकर कि वह जल्द ही सिया और अपनी बेटी को देखेगा, देवांश की गति कुछ और बढ़ गई। सिया ने बिस्तर में 3 सेकंड तक इंतजार किया। ये देखकर कि उसकी बेटी ने उसके लिए गेम थ्योरी का अनुवाद नहीं किया, उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, तुमने इसे चुना है, तुम्हें पता है। ये कहने के बाद उसने तुरंत अपने फ़ोन का उपयोग करके देवांश को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। 10 सेकंड से भी कम समय में उसे एक इंटरसेप्टेड टेक्स्ट मैसेज मिला। इसे खोलने पर उसने देवांश का 3 शब्दों वाला जवाब देखा। इस मैसेज को देखने पर सिया दबे पांव बिस्तर से उतरी, फिर धीरे से बेडरूम का दरवाजा बंद किया, सीधे कैबिनेट की ओर गई, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के साथ इंटीग्रेटेड कैबिनेट का दरवाजा खोला, रेफ्रिजरेटर से पहले से मैरिनेट किए हुए पंजे निकाले और अपने पीछे किचन की ओर चल दी। काम करते समय डोरबेल बजी। सिया ने थोड़ी हैरानी के साथ समय देखा, महसूस किया कि टेक्स्ट मैसेज भेजने के बाद केवल 10 मिनट ही हुए थे। इतनी जल्दी? या कोई पानी का मीटर चेक करने आया था? सिया ने अपने हाथ सुखाए। दरवाजे पर पहुंचने के बाद उसने खोलने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने वीडियो इंटरकॉम चालू किया, देखा कि बाहर वाला व्यक्ति देवांश था और फिर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने के बाद दोनों बहुत संकोची थे, एक पल के लिए क्या करें समझ नहीं पा रहे थे। क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? आखिरकार देवांश ने चुप्पी तोड़ी और पूछा। ओह, अंदर आ जाओ। सिया एक तरफ हट गई। देवांश के अंदर आने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया, फिर शू कैबिनेट से पुरुषों की चप्पलों की एक जोड़ी निकाली और देवांश के सामने रख दी। उसकी हरकतें सधी हुई और स्वाभाविक थीं। इससे देवांश को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह वापस वहीं लौट आया है जब उनकी नई नई शादी हुई थी। और जब सिया ने अभी शू कैबिनेट खोला तो देवांश ने अंदर झांका। ये लगभग पूरी तरह से पीहू और सिया के जूतों से भरा था, केवल पुरुषों की चप्पलों की वह एक जोड़ी थी। देवांश को शू कैबिनेट की ओर घूरते देख सिया अचानक थोड़ी घबरा गई और अनजाने में सफाई दी। सुपरमार्केट में प्रमोशन था, फैमिली मील पर डिस्काउंट था, इसलिए उसने 3 जोड़ियां खरीदी। इस स्पष्टीकरण में चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात थी। देवांश ने उसका पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह समझ गया। पंजों में अभी थोड़ा और समय लगेगा, तुम पहले जाकर थोड़ा टीवी देख लो, सिया ने कहा, फिर मुड़ी और किचन में चली गई, भागने का एक स्पष्ट एहसास लिए हुए। देवांश इस पर मुस्कुराया लेकिन लिविंग रूम में नहीं गया। इसके बजाय उसने ओपन किचन के बार के उस पार पूछा, पीहू कहाँ सो रही है? क्या मैं उसे देखने जा सकता हूँ? मास्टर बेडरूम में। धीरे जाना, उसकी नींद हमेशा से कच्ची रही है। सिया ने अपना सिर नहीं घुमाया, उसकी नजरें अपने सामने पंजों पर टिकी थीं। या तो उसे नहीं पता था कि पंजों को तैयार करते समय उसका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, या वह देवांश को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। और जब देवांश ने सिया की चेतावनी सुनी तो उसका दिल बेवजह दुख गया। वह जानता था कि सभी बच्चे एक बार सो जाने के बाद मूल रूप से ऐसे होते हैं जो बिजली गिरने पर भी नहीं जागेंगे। पीहू की नींद कच्ची होने का कारण ये रहा होगा क्योंकि वह अतीत में एक बदमाश था, अक्सर देर रात घर आने के बाद कमरे में बहुत शोर मचाता था, जिससे पीहू अपनी मौजूदा स्थिति में डर गई थी। जैसे ही उसने ये सोचा, देवांश को आत्मग्लानि और दिल के दर्द का एक झटका लगा। काश वह अपने पूर्व स्व के लाखों टुकड़े कर पाता। उसने धीरे से सिया की बात मानी, फिर दबे पांव मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ा। चूंकि उसकी हरकतें इतनी कोमल और खामोश थीं, सिया को पता भी नहीं चला कि वह चला गया है। उसने सोचा कि वह पीहू को जगाने के बारे में चिंतित था, इसलिए वह जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो सिया फिर बोली, कोई बात नहीं, जाओ। अगर वह जागती है तो जागने दो। मैं कल काम नहीं कर रही हूँ, मैं घर पर उसका ख्याल रख सकती हूँ। जैसे ही वह बोली, सिया ने अपना सिर घुमाया, केवल यह पाने के लिए कि देवांश सावधानी से मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोल रहा था। उसकी चोरी छिपे हरकतों को देखते हुए सिया लगभग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, लेकिन जल्दी ही उसके चेहरे के भाव जटिल हो गए और वह होश में आने से पहले लंबे समय तक वहां सनखड़ी रही। देवांश के पूरी तरह से बेडरूम में घुसने और दरवाजा बंद करने के बाद सिया ने आखिरकार अपनी नजरें हटा लीं, खाली कमरे को देखते हुए, और मन ही मन सोचने से नहीं रोक सकी, देवांश, क्या ये तुम्हारी सच्ची भावनाएं हैं या तुम नाटक कर रहे हो? पीहू का पैर टूटे हुए लगभग 1 महीना हो गया था, जो देवांश के पिछले नाटक के सबसे लंबे रिकॉर्ड से आगे निकलने के करीब था। वह वास्तव में देवांश को बदलते हुए महसूस कर सकती थी। यह इस बात से साफ था कि देवांश ने अपने सारे कर्ज चुका दिए, जुआ और शराब छोड़ दी,
उसे मारा या डांटा नहीं, अपनी बेटी के साथ कोमल और धैर्यवान था, और यहाँ तक कि उसके लिए एक घर भी खरीद लिया और एक यूनिवर्सिटी ब्यूटी क्वीन के सार्वजनिक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये सब साबित करता था, फिर भी सिया अभी भी अनिश्चित थी। वह नहीं जानती थी कि तलाक के बाद देवांश वास्तव में बदल गया है या वह सिर्फ नाटक कर रहा है। आखिरकार ये सभी बदलाव बहुत तेजी से हुए, इतनी तेजी से कि उसके कई संदेह अनसुलझे रह गए। उदाहरण के लिए, देवांश को कर्ज चुकाने के लिए इतना पैसा कहाँ से मिला और उसे घर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से मिला। साथ ही वह यूनिवर्सिटी ब्यूटी क्वीन, वे कैसे मिले, वह इतने लोगों के सामने उसे क्यों प्रपोज करेगी, उनके बीच वास्तव में क्या हुआ। इसके अलावा वे लोग कौन थे जो उनके किराए के अपार्टमेंट में घुस आए और चीजों को तोड़ दिया, और क्या वे लोग जो उस रात उनका अपहरण करने वाले थे फिर आएंगे। बहुत सारे संदेहों ने उसे बहुत असुरक्षित महसूस कराया। भले ही ये दौर सबसे स्थिर और तनाव मुक्त समय था जो उसने अनुभव किया था, उसने अपनी सतर्कता में जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। वह हमेशा चिंतित रहती थी कि अगर वह थोड़ी सी भी लापरवाह हुई तो उसका मौजूदा स्थिर जीवन पूरी तरह से बिखर सकता है। इसलिए हर दिन वह फूंक फूंक कर कदम रखती थी, डर से कांपती हुई। देवांश के प्रति उसका रवैया भी सम्मानजनक दूरी का था, बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। अगर वंदना ताई ने उसे आज रात वह वीडियो नहीं भेजा होता तो वह मरते दम तक देवांश को आमंत्रित नहीं करती। छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी, चाहे वह असली हो या नाटक कर रहा हो, बस इसे एक छुट्टी समझो, पीहू को सौतेली मां न लाने का इनाम। अपना मन बना लेने के बाद सिया ने अब ज्यादा नहीं सोचा और पंजों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। देवांश के मास्टर बेडरूम में घुसने और दरवाजा बंद करने के बाद उसके कदम और भी हल्के हो गए। वह तो हवा में तैरना और शून्य लोक के माध्यम से चलना चाहता था। बिस्तर में चैन से सो रही पीहू को देखकर देवांश को लगा जैसे उसका दिल पिघल रहा है। पूरे 10 साल, क्या ये सब उसकी पत्नी और बच्चे के साथ फिर से मिलने के लिए नहीं था? अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, देवांश स्वाभाविक रूप से बेहद संतुष्ट था। बस यूं ही देवांश बिस्तर के पास बैठ गया, लंबे समय तक देखता रहा, फिर संतोषपूर्वक हाथ बढ़ाया, अपना हाथ शून्य लोक में पीहू की कलाई पर रखा ताकि उसकी शारीरिक स्थिति का निदान किया जा सके। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा पीहू के शरीर के माध्यम से कई चक्रों के लिए प्रवाहित और परिचालित हुई, देवांश ने जल्दी ही पीहू की बुनियादी शारीरिक स्थिति को समझ लिया। हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर थी। कमरे में मौजूद स्पिरिट कैप्चरिंग एरे की वृद्धि के कारण पीहू की स्थिति मूल रूप से स्थिर थी, जिसमें बिगड़ने के कोई और संकेत नहीं थे। इसने देवांश को बहुत आश्वस्त किया, क्योंकि अभी उसके पास जो सबसे बड़ी कमी थी वह समय की थी। पर्याप्त समय दिए जाने पर उसे 100% भरोसा था कि वह पीहू के कैंसर का इलाज कर सकता है। तब तक सिया को नहीं लगेगा कि वह डींग मार रहा है, और यह सबूत के किसी भी अन्य तरीके से अधिक प्रभावी होगा। पापा, पीहू को मत मारो, पीहू अब झूला नहीं झूलेगी। पापा मत मारो, पीहू को दर्द होता है। पापा मत मारो। निदान के ठीक बाद पीहू का शरीर अचानक थोड़ा कांपने लगा। उसका भाव बहुत दर्दनाक था और वह नींद में बड़बड़ा रही थी। नींद में बोले गए इन शब्दों को सुनकर देवांश ने सीधे खुद को 2 बार घूंसा मारा, लगभग अपनी पसलियां तोड़ लीं। देवांश ने बहुत ज्यादा शोर करने की हिम्मत नहीं की, डर था कि वह पीहू को जगा देगा। इसके बजाय उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, उसे धीरे से दिलासा दिया, पीहू डरो मत, पापा पीहू को फिर कभी नहीं मारेंगे। पीहू जो चाहे खेल सकती है, पापा पीहू को दोष नहीं देंगे। पीहू डरो मत, पीहू डरो मत। जैसे ही देवांश बोला, आंसू धीरे धीरे उसके चेहरे पर बहने लगे, चुपचाप लकड़ी के फर्श पर टपकने लगे और अंडरफ्लोर हीटिंग के कारण जल्दी ही वाष्पित हो गए, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। लेकिन देवांश के दिल का दर्द इन आंसुओं के विपरीत इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकता था। इसके बजाय यह उसके सीने में गांठ बन गया, लंबे समय तक बना रहा। सिया के पंजे तैयार करने के बाद वह मूल रूप से पिता और बेटी को देखना चाहती थी। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने पीहू को नींद में बात करते और देवांश को बिस्तर के पास बैठे धीरे धीरे रोते और उसे दिलासा देते सुना। उसने देवांश को बाहर बुलाने का इरादा किया था, लेकिन कुछ सोचकर उसने चुपचाप दरवाजा फिर से बंद कर दिया। 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद ही देवांश मास्टर बेडरूम से बाहर निकला। तब तक उसकी आंखें लाल थीं, जाहिर है कि वह भी रोया था। बैठो, ये तेज आंच पर पक रहा है, खाने के लिए जल्दी तैयार हो जाएगा, सिया ने धीरे से कहा। देवांश ने इस बार मना नहीं किया और सीधे लिविंग रूम में गया और रॉक सोफा पर बैठ गया। यकीनन थोड़े इंतजार के बाद सिया पंजों का एक खुशबूदार कटोरा लेकर आए और देवांश के सामने रख दिया। पंजों को देखकर, जो रंग, सुगंध और स्वाद में एकदम सही थे, देवांश, जो 10,000 साल से उनके लिए तरस रहा था, अब विरोध नहीं कर सका और एक पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन सिया ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसने उसे डांटा, तुम अभी भी पहले जैसे क्यों हो, जाकर हाथ धो लो। सिया के नाजुक और खूबसूरत चेहरे को देखकर, जो इतना करीब था, देवांश उसकी अनोखी खुशबू भी सूंघ सकता था।
खासकर सिया की कोमल दांतती हुई आवाज़ सुनकर और सिया की उंगलियों का स्पर्श अपने हाथ पर महसूस करके देवांश को लगा जैसे समय उस पल में पीछे चला गया हो जब उनकी नई नई शादी हुई थी। यह उसी पल में भी था जब सिया ने उसके हाथ को थपथपाया कि एक कर्ट उसके हाथ से निकला और तुरंत उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसका रुका हुआ साधना का 5वां स्तर बिना किसी कारण के एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अध्याय 129 पुराने साल से नए साल तक बाकी जिंदगी भर साल दर साल। कमरे में स्पष्ट रूप से केवल सबसे बुनियादी स्पिरिट कैप्चरिंग एरे था जो केवल सीमित मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को पकड़ सकता था, लेकिन इस समय देवांश का शरीर एक प्राकृतिक स्पिरिट कैप्चरिंग एरे की तरह था जो आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को खींच रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा सिया के देखने के लिए बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि उसके देवांश को थप्पड़ मारने के बाद कमरे में अचानक तेज हवा चली जिससे कप और अन्य सामान खड़खड़ाने लगे। ये देखकर सिया जल्दी से उठी और बालकनी की ओर गई, ये सोचकर कि वह खिड़की बंद करना भूल गई थी जिसके कारण तेज हवा अंदर आ गई थी। इस बीच देवांश सोफे पर बैठा था, अपने दाहिने हाथ को जिसे मारा गया था खाली नजर से देख रहा था, पूरी तरह से हैरान। उसने साधना की दुनिया में 1 लाख साल तक साधना की थी और कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। क्या ये तथाकथित प्यार की ताकत हो सकती है? शक्ति में वृद्धि एक पल में हुई और कमरे में तेज हवा जल्दी ही रुक गई। देवांश तुरंत उठ खड़ा हुआ, वास्तव में चाहता था कि सिया उसके हाथ के पिछले हिस्से पर कुछ और बार मारे या यहाँ तक कि उसे कुछ थप्पड़ भी मारे। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, सिया, जिसने खिड़की बंद कर दी थी, पहले बोली, तुम धीरे धीरे खाओ। मैं हमारी बेटी के साथ सोने जा रही हूँ। खाने के बाद तुम्हें सफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं कल कर लूंगी। बस जाते समय दरवाजा बंद कर देना। ये कहने के बाद सिया मास्टर बेडरूम की ओर चल दी। देवांश, जो मूल रूप से चाहता था कि सिया उसे कुछ और बार थप्पड़ मारे, ये सुनने के बाद एक पल के लिए अवाक रह गया। सिया को मास्टर बेडरूम में प्रवेश करने वाला देखकर वह बोल पड़ा, क्या तुम नहीं खा रही हो? मैं डाइटिंग पर हूँ। जैसे ही उसकी आवाज़ कम हुई, सिया मास्टर बेडरूम में दाखिल हुई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसे लॉक भी कर दिया। उसकी हरकतें थोड़ी घबराई हुई लग रही थीं और उसे नहीं पता था कि वह शर्मा रही थी या डरी हुई थी। देवांश ने अनुमान लगाया कि यह सबसे अधिक संभावना बाद वाली थी। आखिरकार पिछले 2 सालों से वही था जो उसे मारता था। अगर उसने वापस लड़ने की हिम्मत की तो उसे और भी बुरी तरह पीटा जाएगा। इसलिए वह शायद डर गई थी कि वह उसे मारेगा, इसीलिए वह छिपने के लिए भागी। लगता है उसे पूरी तरह से मुझे स्वीकार करने के लिए मनाना अभी भी एक लंबा और कठिन रास्ता है। देवांश ने आह भरी, फिर हाथ धोने के लिए किचन में गया। वह सोफे पर लौटा, टीवी चालू किया, बेतरतीब ढंग से एक देसी फिल्म चुनी, वॉल्यूम जितना हो सके कम किया और फिर कुछ पंजे पकड़ने की तैयारी की। लेकिन उसका हाथ बीच में ही पहुंच गया। याद आया कि उसने अभी रिमोट कंट्रोल पकड़ा था, इसलिए वह फिर से हाथ धोने के लिए किचन में गया। ये सब करने के बाद देवांश ने आखिरकार पंजे पकड़े और खुशी खुशी फिल्म देखते हुए उन्हें खाने लगा। हालांकि यह सिया के साथ पंजे खाने और फिल्म देखने के कल्पना किए गए दृश्य से कुछ अलग था। देवांश पहले से ही बहुत संतुष्ट था कि सिया ने उसे घर में आने दिया और उसके लिए ये डिश बनाई। भले ही सिया तैयार हो या न हो, बहुत समय था। उसके पास समय था और वह धीरे धीरे उसके टूटे हुए दिल को जोड़ सकता था। देवांश खुशी से खा रहा था और सिया खुशी से देख रही थी। आखिरकार पूरा घर स्मार्ट होम डिवाइसेस से लैस था, जिसमें लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम दोनों में कैमरे लगे थे, जिससे वह आसानी से अपने फ़ोन पर इमेज देख सकती थी और घर पर होने वाली हर चीज़ की रियल टाइम निगरानी कर सकती थी। इसका फ़ायदा ये था कि अगर पीहू घर पर अकेली भी होती तो सिया उसकी स्थिति को रियल टाइम में जान सकती थी। अब सिया इसका इस्तेमाल देवांश की जासूसी करने के लिए कर रही थी। वह पहले घबराहट में मास्टर बेडरूम में भागी थी और यहाँ तक कि उसे भी यकीन नहीं था कि यह शर्म के मारे था या डर के मारे। वह वास्तव में चिंतित थी कि देवांश को एक बार मारने से वह भड़क जाएगा और उसे पीटेगा, लेकिन वह इस बात से ज़्यादा चिंतित थी कि उसकी हलिया तीखी डांट कुछ ज़्यादा ही अंतरंग थी। उसे डर था कि देवांश गलत समझेगा, ये सोचकर कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। इसके अलावा देवांश के हाथ के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारने के बाद उसने भी महसूस किया जैसे उसके शरीर से एक बिजली का कट गुजरा हो। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए वह बस छिपने के लिए कमरे में भाग गई। फिर भी अब भी उसका चेहरा थोड़ा लाल था और सांसें तेज थीं। लिविंग रूम में 2 कैमरे थे, एक प्रवेश द्वार के पीछे जो पूरे कमरे को देख सकता था और एक टीवी के ऊपर जो सीधे देवांश का चेहरा देख सकता था। इन 2 कैमरों के माध्यम से सिया जानती थी कि देवांश लॉस्ट ऑन जर्नी देख रहा है। उसे याद था कि यह पहली फिल्म थी जिसे देवांश ने उसे देखने के लिए आमंत्रित किया था जब वह उसे रिझा रहा था, और उसने इसे हमेशा संजो कर रखा था। अक्सर यादों को ताज़ा करने के लिए इसे बाहर निकालती थी जब उसके पास समय होता था। कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे अभी भी यह याद होगा।
सामने वाले कैमरे से वह साफ देख सकती थी कि देवांश बड़े चाव से खा रहा था, यहाँ तक कि हड्डियों को भी चूस रहा था, जिससे सिया को गर्व की एक अजीब भावना महसूस हुई। न जाने क्यों उसने अचानक मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में पियानो बजाने वाली उस छोटी बहन के बारे में सोचा और उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया, मैं भी पियानो बजा सकती हूँ, लेकिन क्या तुम मसालेदार पंजे बना सकती हो? जब यह विचार आया तो सिया पहले तो चौंक गई, फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया, मॉनिटरिंग स्क्रीन बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गई, सोने का नाटक करने लगी। लेकिन वह करवटें बदलती रही, सो नहीं पाई, जैसे कोई चीज़ उसे गुदगुदा रही हो, उसे आराम करने से रोक रही हो। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया जब तक कि लिविंग रूम से एक हल्की हलचल नहीं हुई। तभी सिया ने आनन फानन में अपना फ़ोन उठाया और मॉनिटरिंग स्क्रीन चालू की। उसने देखा कि देवांश ने पंजों का पूरा कटोरा खत्म कर दिया था और अब कचरा साफ कर रहा था, और उसने कटोरे और बर्तन भी धो दिए थे और मेज और कॉफ़ी टेबल को पोंछ दिया था। देवांश के ये सब खत्म करने के बाद सिया ने मूल रूप से सोचा था कि वह टीवी बंद कर देगा और कमरे से चला जाएगा, लेकिन उसकी हैरानी के लिए देवांश वापस सोफे पर बैठ गया और टीवी को ध्यान से देखने लगा। वह क्या चाहता है? उसने खाना खत्म कर लिया है, वजह क्यों नहीं रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह चाहता है कि हमारे बीच कुछ हो? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मेरा उससे तलाक हो चुका है, हमारे बीच अब कोई अनुचित संबंध नहीं हो सकता। लेकिन अगर वह जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो क्या बेडरूम का दरवाजा उसे बाहर रख सकता है? अगर मुझे पता होता कि वह ऐसा होगा तो मुझे उसे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। क्या मैं अपनी जान मुसीबत में डाल रही हूँ? जब वह विचारों में खोई हुई थी, उसने देखा कि देवांश ने अपना हाथ उठाया और टीवी बंद कर दिया। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला, उस पर थोड़ा टैप किया और फिर टीवी की दिशा में देखते हुए, जो मास्टर बेडरूम की दिशा भी थी, उसने कहा हैप्पी न्यू ईयर और फिर मुड़कर चला गया। उसी समय उसके फ़ोन पर एक इंटरसेप्टेड मैसेज का नोटिफिकेशन तुरंत पॉपअप हुआ, लेकिन वह फ्लैश हुआ और गायब हो गया। सिया ने जल्दी से अपना फ़ोन मैनेजर खोला, इंटरसेप्टेड मैसेज ढूंढे और फिर रात के 12 बजे भेजा गया देवांश का एक मैसेज देखा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पुराने साल से नए साल तक, बाकी जिंदगी भर, साल दर साल। खट, दरवाजा बंद होने की हल्की आवाज़ स्पष्ट रूप से उस तक पहुंची। सिया ने अपना फ़ोन खोला और देखा कि लिविंग रूम खाली था। फिर उसने तुरंत स्मार्ट लॉक की मॉनिटरिंग स्क्रीन चालू की और देखा कि देवांश दरवाजे के बाहर लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। उस पल सिया खुद नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही थी। वह बस हड़बड़ी में बिस्तर से कूद गई, जूते भी नहीं पहने और बेडरूम से बाहर भागी, जल्दी से दरवाजा खोला। फिर उसने पाया कि द्वार खाली था और लिफ्ट इंडिकेटर लाइट दिखा रही थी कि यह पहले ही चौथी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। टाउन हाउस के बारे में यह अच्छी बात थी, कुल मिलाकर केवल 7 मंजिलें थीं, इसलिए आपको लिफ्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता था। खाली द्वार और प्रवेश द्वार को देखते हुए सिया को थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ। जब तक लिफ्ट पहली मंजिल तक नहीं पहुंची तब तक वह धीरे धीरे होश में नहीं आई और लिफ्ट की दिशा का सामना करते हुए उसने धीरे से कहा हैप्पी न्यू ईयर। देवांश इमारत से बाहर चला गया, दो टाउन हाउस के बीच 100 मीटर चौड़ी जगह में खड़ा हुआ, रूम 606 की ओर देखा जिसकी रोशनी अभी भी जल रही थी, गुड नाइट कहा और फिर शालीनता से मुड़कर चला गया। सोसाइटी छोड़ने के बाद देवांश नक्षत्र विला वापस जाने के लिए नहीं दौड़ा, बल्कि धीरे धीरे नदी के किनारे की ओर चला। अब दक्ष स्तर के छठे चरण पर वह अभी भी मिराज आजमाना चाहता था, वरना नाव में 2 लोग, एक बूढ़ा और एक जवान, एक पुरुष और एक महिला, एक कांटे की तरह होंगे जो लगातार उसके दिल में चुभ रहे होंगे, उसे बहुत असहज कर रहे होंगे। नदी के किनारे पहुंचने पर देवांश ने अपनी चाल दोहराई, सागर दर्शन टावर की छत पर कूद गया। फिर उसने अपनी जादुई कलाओं और दैवीय शक्तियों को डाला, नदी की सतह पर बादल और धुंध फैला दी। बादलों और धुंध के धीरे धीरे आकार लेने का इंतजार कर रहा था ताकि छोटी नाव में 2 लोगों को प्रकट किया जा सके। हालांकि देवांश की पूरी कोशिश के बावजूद बादल धुंध की नाव में 2 लोग अर्धपारदर्शी रहे। ये पहचानने के अलावा कि वे एक पुरुष और एक महिला, एक बूढ़ा और एक जवान थे, कोई और जानकारी नहीं थी। अगर उसे कहना पड़े कि उसे पिछली बार की तुलना में कुछ उपयोगी जानकारी मिली तो वह ये थी कि महिला की काया बहुत अच्छी थी। इसके अलावा कोई अन्य सुराग नहीं थे। बिल्कुल, यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। देवांश ने खुद से आह भरी, अपनी दिव्य शक्ति को वापस लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी एक छोटी नाव वास्तव में बादलों और धुंध में दिखाई दी। यह क्या बकवास है? जो मिराज मैंने पिछली बार डाला था उसमें यह छोटी नाव नहीं लग रही थी, है ना? और यह छोटी नाव इतनी ठोस रूप से क्यों प्रकट हुई है? इतना कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि यह बादल की धुंध है या लकड़ी के तख्ते। क्या ये दक्ष स्तर के छठे चरण की शक्ति है? देवांश का दिमाग एक पल के लिए दौड़ गया। जैसे ही वह छोटी नाव की अधिक बारीकी से जांच करना चाहता था, उसे अचानक एहसास हुआ कि छोटी नाव मिराज का दृश्य बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक असली छोटी नाव थी जो नदी में प्रवेश कर चुकी थी।
तो देवांश ने अपनी दिव्य शक्ति वापस ले ली, अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और छोटी नाव पर लॉक कर दिया। ये देखना चाहता था कि कौन इतनी देर रात आज्ञाकारी रूप से सोने नहीं जा रहा था, बल्कि इस महान नदी पर नौकायन कर रहा था। हालांकि अपनी दिव्य दृष्टि के एक स्वीप के बाद देवांश का चेहरा गंभीर हुए बिना नहीं रह सका। उसने एक पतले काले साथी को छोटी नाव में लेटे हुए देखा, जिसने आधी बांह की शर्ट पहनी थी लेकिन कंधों पर पुआल की केप लिपटी हुई थी। चेन्नई का रेनकोट वाला बूढ़ा आदमी बाबा कालभैरव। लेकिन अब उनके पास उनका पुराना गौरव नहीं था। इसके बजाय उनके हाथ पैर सब टूट चुके थे और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अध्याय 130। अखंड भारत की ओर पीट करके पश्चिम की ओर मुंह करके उसने कसम खाई कि कभी घुटने नहीं टेकेगा। देखने के बाद कि वह व्यक्ति बाबा कालभैरव था, देवांश के माथे पर हल्की शिकन आ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के वह सागर दर्शन टावर से नीचे कूद गया, झील में छोटी नाव की ओर उड़ चला। देवांश ने अपने पंजों से नदी की सतह को हल्के से थपथपाया और उसका पूरा शरीर एक तीर की तरह छोटी नाव की ओर झपटा। फिर पलक झपकते ही नाव के अंदर स्थिर रूप से उतर गया। करीब से निरीक्षण करने के बाद मिली जानकारी उसकी दिव्य दृष्टि द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी से अलग नहीं थी। बाबा कालभैरव के हाथ पैरों की सभी मुख्य हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं, स्पष्ट रूप से किसी मास्टर द्वारा अत्यधिक दबंग शक्ति का उपयोग करके। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी का बल पर नियंत्रण बिल्कुल सही था। केवल बाबा कालभैरव के हाथ पैरों की मुख्य हड्डियों को तोड़ा, जबकि उनका नसों का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से सुरक्षित था। ये स्पष्ट रूप से आत्मा को मारने का प्रतिद्वंद्वी का तरीका था। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी बाबा कालभैरव को मारने में पूरी तरह सक्षम था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्हें एक सांस के साथ छोड़ दिया और उनकी नसों को नुकसान न पहुंचाकर। ये स्पष्ट था कि वे एक पूर्ण अंतरशक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट की दृढ़ जीवन शक्ति को जानते थे, जो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इसका स्पष्ट मतलब था कि वे चाहते थे कि बाबा कालभैरव थोड़े समय के लिए अकथनीय पीड़ा सहें, जीने या मरने में असमर्थ। कैसी नफरत, कैसी शिकायत, जो इस तरह के घिनौने तरीके की ओर ले जा सकती है। देवांश खुद से बड़बड़ाया, उसकी बाहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा बाबा कालभैरव के शरीर में प्रवेश कर गई, उनके दिल की नसों की रक्षा की और उन्हें अस्थायी रूप से मौत के खतरे से बचाया। यह अच्छी बात थी कि रिया कपूर यहाँ नहीं थी, वरना वह निश्चित रूप से पलटवार करती। क्या ये गुरु देवांश के बदले के तरीकों से ज्यादा घिनौना है? वास्तव में चाहे वह विक्रम सिंघानिया और उसके गुंडों को एक दूसरे के साथ खेलने के लिए मजबूर करना हो, या गोल्डी का चेहरा दीवार पर दे मारना हो, या यहाँ तक कि पूरे सिंघानिया परिवार को मिटा देना हो, उनमें से कोई भी बाबा कालभैरव द्वारा सही गई पीड़ा से कम क्रूर नहीं था। आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार के साथ बाबा कालभैरव का जीवन अस्थायी रूप से बच गया, लेकिन क्योंकि उनके हाथ पैरों की सभी मुख्य हड्डियां टूटी हुई थीं, उन्हें थोड़ी देर तक होश नहीं आएगा। देवांश ने संकोच नहीं किया, उसने एक कदम बढ़ाया, महान नदी पर ऐसे चला जैसे ठोस जमीन पर हो, स्थिर रूप से खड़ा रहा। फिर उसने बस अपना हाथ उठाया, पूरी छोटी नाव को आसानी से ऊपर उठाया और फिर मालाबार हिल की तलहटी में विला कॉम्प्लेक्स की ओर दौड़ा। भारत के पूर्वी हिस्से में उज्ज्वल चांद के नीचे 1000 मीटर चौड़ी महान नदी के मुहाने पर नदी के बीच में एक छोटी नाव तैर रही थी। चाहे नदी का पानी कितना भी अशांत क्यों न हो, छोटी नाव एक पुराने कुत्ते की तरह स्थिर रही, एक इंच भी नहीं हिली। एक ट्रेंच कोट वाली महिला नाव के आगे बैठी थी, समुद्र में बहते हुए नदी के पानी को एकटक देख रही थी, अचल। उसने पूरे 3 दिनों तक इस बैठने की मुद्रा को बनाए रखा था, बिना खाए पिए या सोए, जैसे ध्यान में कोई बूढ़ा भिक्षु। यदि उसके द्वारा अभी भी उत्सर्जित की जाने वाली प्राण ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के लिए नहीं होता, तो उसके पास इंतजार कर रहे काले चोगे वाले बूढ़े आदमी ने सोचा होता कि उसने मौके पर ही निर्वाण प्राप्त कर लिया है। ची! अचानक आकाश में एक तीखी लंबी चीख गूंजी, जिसने वास्तव में उफनती नदी के पानी की गरजने वाली आवाज को भी दबा दिया। यह आवाज सुनकर काले चोगे वाले बूढ़े आदमी ने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद 1 साल के बच्चे के आकार का एक सफेद सुनहरा बाज नीचे झपटा और उसकी बांह पर स्थिर रूप से उतर गया। जो कोई भी सुनहरे बाज को पसंद करता है, वह इस विशेष बाज पर अचंभा करेगा, क्योंकि दुनिया में वयस्क सुनहरे बाज सभी भूरे रंग के होते हैं, सिवाय युवा होने पर उनके पंखों और पूंछ पर सफेद रंग के। उनका पूरा शरीर अन्यथा सफेद रंग से रहित होता है, लेकिन ये सुनहरा बाज, इसके शरीर का हर एक पंख सफेद था, बर्फ की तरह शुद्ध और बेदाग। ये शुद्ध सफेद सुनहरा बाज संवेदना रखने वाला लग रहा था। उतरने के बाद इसने अपना सिर भी झुकाया और काले चोगे वाले बूढ़े आदमी के गाल को प्यार से रगड़ा, जैसे उसका अभिवादन कर रहा हो। काले चोगे वाले बूढ़े आदमी ने सुनहरे बाज के सिर को सहलाया, फिर उसके पैर से एक पत्र लिया। अपना दाहिना हाथ हिलाने के बाद सुनहरे बाज ने एक लंबी चीख निकाली, आकाश को चीर दिया और विशाल रात में गायब हो गया। बूढ़े आदमी के पास एक फोन था और वह नवीनतम स्मार्टफोन था, लेकिन इस नदी के मुहाने पर कोई सिग्नल बिल्कुल नहीं था। बाहरी दुनिया से संवाद करने के लिए वह केवल यंग मिस द्वारा पाले गए इस सफेद सुनहरे बाज पर भरोसा कर सकता था।
इस सफ़ेद सुनहरे बाज की बात करें तो काले चोगे वाले बूढ़े आदमी को यह भी नहीं पता था कि यह कितना पुराना है। वह केवल इतना जानता था कि जब उसने यंग मिस की सेवा करना शुरू किया तो यह सफ़ेद सुनहरा बाज पहले से ही उनके पास था। शुरुआत में सुनहरे बाज को उसकी परवाह नहीं थी। चाहे उसने उसे कितना भी खिलाया हो, उसने हमेशा उसके प्रति उदासीन व्यवहार किया। जब तक वह पूर्ण आंतर शक्ति तक नहीं पहुंचा, तब तक सुनहरे बाज ने थोड़ा स्नेह दिखाना शुरू नहीं किया। हाल ही में महागुरु बनने के बाद सुनहरा बाज उसके प्रति असाधारण रूप से स्नेही हो गया था। मतलबी कहीं का, ये सुनहरे बाज के बारे में काले चोगे वाले बूढ़े आदमी का आकलन था। पत्र खोलते हुए चांदनी में इसे पढ़ने के बाद काले चोगे वाले बूढ़े आदमी का भाव काफी गंभीर हो गया। वह वास्तव में यंग मिस को खबर बताना चाहता था, लेकिन वह यंग मिस की आदत जानता था। जब वह ध्यान और चिंतन में होती थी तो भले ही आसमान गिर जाए, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मजबूरी में बूढ़ा आदमी केवल अपने दिल की बेचैनी को जबरदस्ती दबा सकता था और चुपचाप एक तरफ खड़ा हो सकता था, धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से ट्रेंच कोट वाली महिला ने बूढ़े आदमी को लंबा इंतजार नहीं करवाया। इससे पहले कि उसने सक्रिय रूप से पूछा, रघु काका, क्या कोई महत्वपूर्ण खबर है? वरना शीत आमतौर पर इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। पता चला कि वह सफेद सुनहरा बाज शीत कहलाता था। शीत वास्तव में प्राचीन काल में सफेद बर्फ के लिए एक और सुंदर शब्द था, और पूजा ने आश्चर्यजनक रूप से इसे सुनहरे बाज के नाम के रूप में इस्तेमाल किया था। पूजा की आवाज बहुत कोमल थी, गरजती नदी की तुलना में लगभग न सुनने योग्य। लेकिन काले चोगे वाले बूढ़े आदमी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना और तुरंत झुक गया, जवाब देते हुए, जी पश्चिम से खबर है। हालांकि इस बार अवरोधन सफल रहा, लेकिन नुकसान भारी था। खासकर चेन्नई के बाबा कालभैरव 12 दुश्मनों को मारने के बाद उनके हाथ पैरों की मुख्य हड्डियां चकनाचूर हो गईं, लेकिन उनकी नसें सुरक्षित थीं, जिससे उनकी हालत मौत से भी बदतर हो गई। खबर के अनुसार अपने चारों अंगों के टूटने के बाद बाबा कालभैरव ने अपनी आंतरिक शक्ति को हड्डियों के रूप में इस्तेमाल किया, अखंड भारत की ओर पीठ की, पश्चिम की ओर मुंह किया और कसम खाई कि मरते दम तक घुटने नहीं टेकेंगे। बूढ़े आदमी की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द पूजा के कानों तक सही सही पहुंचा। सुनकर उसने सिर हिलाया, फिर बिना खुशी या दुख के पूछा, वह अब कहाँ हैं? रिपोर्ट के अनुसार बाबा कालभैरव ने सभी बचावों को मना कर दिया, केवल अपने साथियों को उन्हें नदी में बहाने के लिए एक छोटी नाव में रखने की अनुमति दी। मुंबई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति और नाव दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए, काले चोगे वाले बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। गायब हो गए? ट्रेंच कोट वाली महिला की नाजुक बाहें थोड़ी सिकुड़ी और उसके स्वर में पहली बार उतार चढ़ाव का संकेत मिला। काले चोगे वाले बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, जल्दबाजी में समझाते हुए, क्योंकि मुंबई पहले महत्वपूर्ण नहीं था। हमने केवल मुंबई में महान नदी के प्रवेश और निकास पर स्काउट्स रखे थे। ऊपर की ओर के स्काउट्स ने व्यक्तिगत रूप से छोटी नाव को मुंबई शहर में प्रवेश करते देखा, लेकिन नीचे की ओर के लोगों ने कभी छोटी नाव को दिखाई देते नहीं देखा। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे ऊपर की ओर गए, तब तक छोटी नाव का कोई निशान नहीं था। ये बूढ़ा गुलाम अनुमान लगाता है कि मुंबई में नदी अशांत रही होगी और नाव पलट गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पूजा ने रघु काका के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की। काफी देर बाद उसने चुपचाप कहा, कितने अफसोस की बात है। उसके शब्दों में एक बार फिर भावना की कमी थी। फिर उसने पहले की तरह समुद्र में बहती विशाल नदी को देखा, बिना किसी और शब्द के। ये देखकर काले चोगे वाला बूढ़ा आदमी बार बार झिझका, लेकिन अंत में बोला, यंग मिस, उन्होंने मुझसे आपको पूछने के लिए कहा, क्या बाबा कालभैरव योद्धा मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? उफनती नदी का पानी पूर्व की ओर बह निकला। काले चोगे वाले बूढ़े आदमी ने अपने कान खड़े किए और लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन ट्रेंच कोट वाली महिला से कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर बाद एक धीमी आवाज चुपचाप आई, जिसमें केवल 3 शब्द थे, थोड़ा और इंतजार करो। बूढ़ा आदमी हैरान था। व्यक्ति पहले ही मर चुका था, इंतजार करने के लिए क्या था? लेकिन उसने आगे नहीं पूछा, केवल झुका और जी कहा, फिर एक तरफ खड़ा हो गया, चुप। और ट्रेंच कोट वाली महिला खाली नजर से समुद्र में बहती उफनती नदी को देख रही थी, विचारों में खोई हुई। जब देवांश नाव को लेकर विला में पहुंचा, तब तक कपूर परिवार के सदस्य पहले ही अपनी लाइटें बंद कर चुके थे और बिस्तर पर जा चुके थे। लेकिन गश्त कर रहे बॉडीगार्ड ने उसे एक नज़र में पहचान लिया, इसलिए कोई रुकावट नहीं थी। इसके बजाय वह जगदीश कपूर और अन्य को सूचित करने के लिए विला में गया। जगदीश कपूर ने पहले उन्हें सख्त आदेश दिए थे, जब भी गुरु देवांश आए, चाहे समय कुछ भी हो या वे जो भी कर रहे हों, उन्हें तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। भले ही वह ताओवादी 8 टुकड़ों के ब्रोकेड का अभ्यास कर रहे हों, उन्हें किसी भी समय बाधित किया जा सकता था। तो देवांश के कपूर परिवार के विला आंगन में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद कपूर परिवार का विला जगमगा उठा और कपूर परिवार के सदस्य उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। पुरानी पीढ़ी की आंखों में नींद थी, जबकि युवा पीढ़ी काफी ऊर्जावान थी।
जब उन्होंने छोटी नाव में बाबा कालभैरव को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके चेहरे विस्मय से भर गए। गुरु देवांश, ये? जगदीश कपूर ने पूछा। उनकी बाहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, उनका चेहरा गंभीर था। उन्हें चिंता थी कि बाबा कालभैरव की हालत देवांश की करतूत थी। अगर सच में ऐसा था तो इसका मतलब होगा कि बाबा कालभैरव ने देवांश को नाराज करने के लिए कुछ किया था, और चाहे वे चीजें जो भी थीं, ये तय था कि बाबा कालभैरव के आने वाले दिन मौत से भी बदतर होंगे। लेकिन बाबा कालभैरव के बारे में उनकी राय वास्तव में बुरी नहीं थी। कम से कम बाबा कालभैरव ने उस समय मास्टर वाघ को घातक चोट नहीं पहुंचाई थी, और जब वह कपूर परिवार में थे तो उन्होंने जगदीश कपूर को तुरंत नहीं मारा था। ये सब बाबा कालभैरव के कपूर परिवार के प्रति लिहाज के संकेत थे। जगदीश कपूर वफादारी को महत्व देने वाले व्यक्ति थे। मुसीबत में किसी को न बचाना उनके स्वभाव में नहीं था, लेकिन कपूर परिवार के महान रक्षक गुरु देवांश से बाबा कालभैरव की जान बख्शने के लिए कहना कुछ ऐसा था जिसे वह वास्तव में करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए वह बहुत दुविधा में थे। सौभाग्य से देवांश के जवाब ने उन्हें राहत की सांस दी। देवांश ने सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं है। उनके होश में आने पर पता चलेगा। जैसे ही जगदीश कपूर ने राहत की सांस ली, उन्होंने देखा कि उनके वंशजों ने भी सूक्ष्म रूप से सांस छोड़ी, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। ये दिखाता था कि कपूर परिवार कम से कम एहसान फरामोश लोग नहीं थे। गुरु देवांश, हमारे कपूर परिवार को क्या करने की आवश्यकता है? जगदीश कपूर ने सम्मानपूर्वक पूछा। देवांश ने यह सुना, किसी से कागज और कलम मंगवाए, एक गोली का नुस्खा लिखा और इसे जगदीश कपूर को सौंप दिया। कहा, बस ये औषधीय सामग्री तैयार कर लो। जगदीश कपूर ने नुस्खा लिया और एक नज़र के बाद उनका भाव गंभीर हो गया। गुरु देवांश, शुरुआत में औषधीय सामग्री आम है, लेकिन बाद की 300 विदेशी फल, पाताल फूल और जेंटलमैन सेवन, मुझे डर है कि उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। जगदीश कपूर ने सच्चाई से कहा, क्योंकि उन्होंने इन 3 सामग्रियों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। देवांश ने सिर हिलाया और कहा, उन्हें ढूंढना वाकई आसान नहीं है। मैंने उस समय संजीवनी हर्बल्स में उन्हें हासिल करने के लिए 30 लाख खर्च किए थे, जो उनकी दुर्लभता को दर्शाता है। चूंकि ऐसा मामला है, ये बूढ़ा इन औषधीय सामग्रियों को जल्द से जल्द इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेगा, जगदीश कपूर ने दृढ़ स्वर में कहा। इस समय रिया कपूर ने अचानक बीच में कहा, गुरु देवांश, क्या ये नुस्खा पिछली बार संजीवनी हर्बल्स वाले जैसा ही है? देवांश ने कहा, मोटे तौर पर वही, लेकिन यह नुस्खा अधिक शक्तिशाली है। तुम क्यों पूछ रही हो? रिया कपूर ने यह सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, जब मुझे पता चला कि आपने पीहू के पैर का इलाज कर दिया है, तो मैंने संजीवनी हर्बल से आपके फॉर्मूले के अनुसार मेरे लिए कुछ खुराक तैयार करने के लिए कहा। कुछ दिन पहले मैंने अभी एक खुराक तैयार की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका उपयोग किया जा सकता है। ये सुनकर देवांश बहुत हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया कपूर इतनी विचारशील होगी कि वास्तव में इतनी महंगी औषधीय सामग्री तैयार करेगी। दवा की एक खुराक की कीमत 30 लाख से अधिक थी और उसने कई खुराक तैयार की थीं। क्या वह आसानी से 1 करोड़ से अधिक नहीं होगी? वाकई वह अमीर थी। क्या आखिरी 3 औषधीय सामग्री भी इकट्ठी की गई थीं? देवांश ने अपने विचारों को दूर रखा और पूछा। रिया कपूर ने सिर हिलाया और कहा, वे इकट्ठी की गई थीं। ये सुनकर देवांश को कुछ प्रशंसा महसूस हुई। अमीर लोग वास्तव में जमाखोरी में क्या बुराई है, लेकिन दवा की जमाखोरी। रिया कपूर मुस्कुराई और बोली, वास्तव में ये महंगा नहीं है। आपको उस समय इसकी तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए दूसरे पक्ष ने ऊंची कीमत बताई। मैं अलग हूँ, मैंने केवल उन्हें इकट्ठा करने के लिए कहा, इसलिए एक खुराक की लागत सिर्फ 3 लाख से कुछ ऊपर आई। ... देवांश सन्न रह गया। जिन औषधीय सामग्रियों को उसने 30 लाख में खरीदा था, उन्हें वास्तव में सिर्फ 3 लाख से कुछ ऊपर में प्राप्त किया जा सकता था। देवांश, जो अब सोने की ईंटें और बेहतरीन जैद खरीदने के लिए पैसे की तंगी से जूझ रहा था, वास्तव में एक तरबूज काटने वाला चाकू पकड़ना चाहता था और संजीवनी हर्बल्स के सामने के दरवाजे से पीछे के दरवाजे तक बिना पलक झपकाए अपना रास्ता बनाना चाहता था। बेशक देवांश ने केवल इसके बारे में सोचा। संजीवनी हर्बल्स के प्रति उसके मन में कोई नाराजगी नहीं थी, इसके बजाय उसने कुछ कृतज्ञता महसूस की। आखिरकार उन्होंने वास्तव में उन 3 औषधीय सामग्रियों को पाया जिससे वह पीहू के पैर का इलाज कर सका। पीहू के पैर की तुलना में कुछ लाख वास्तव में कुछ भी नहीं थे, इसलिए देवांश ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने निर्देश दिया, वह अभी नहीं मरेगा, लेकिन उसके हाथ पैर की मुख्य हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं, इसलिए उसे बिल्कुल मत छूना। एक बार जब आपके पास नए नुस्खे से सभी गायब औषधीय सामग्री हो तो उन्हें नक्षत्र विला भेज दें। बोलने के बाद देवांश ने बाबा कालभैरव पर एक नज़र डाली और फिर नक्षत्र विला जाने के लिए मुड़ गया। वह बहुत उत्सुक था, बाबा कालभैरव को इस हद तक कौन घायल कर सकता है? साथ ही प्रतिद्वंद्वी उसे मार सकता था, फिर भी उसने उसे तड़पने के लिए क्यों चुना? कैसी नफरत, कैसी शिकायत!
देवांश ने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि एक बार जब संशोधित जेड क्रशिंग गोली रिफाइन हो जाएगी तो वह बाबा कालभैरव से वह सब कुछ जान लेगा जो वह जानना चाहता था। अब सब कुछ तैयार था, बस औषधीय सामग्री बची थी।